सेंटर ऑफ मास के ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस पर कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। बच्चों एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको लगभग हर बुक में मिल जाएगा। ये लीजिए साहब, आपके पास में ये एक पुली है और इससे आपने एक मास बांध रखा है m1 और दूसरा मास आपने इससे बांध रखा है बच्चों m2। आपने ये दो मासेस बांध रखे और ये गिवन है कि m2 की वैल्यू साहब m1 से ज़्यादा है और जो स्ट्रिंग है बच्चों वो इनएक्सटेंसिबल है और जो पुली है और बच्चों जो धागा है उन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है। हमें बच्चों सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताना है। आप वीडियो को पॉज करके बच्चों स्वयं करें। देखिए जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों तो आप क्या पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा सिस्टम है बच्चों ये कितने एक्सेलरेशन से चलेगा ये आप लोग एफबीडी बनाकर बड़ी सरलतापूर्वक निकाल सकते हैं। कितना m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। आप लोगों ने बच्चों इस तरह के सम्स एनएलएम में करे हैं। ये तो बड़ा लॉलीपॉप सा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। आप इसका एफबीडी बनाएंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे और एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास। अब क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन आ जाएगा तो m2 मास जो है बच्चों इतने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और m1 मास जो है बच्चों इतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। विथ व्हाट एक्सेलरेशन m2 इज मूविंग डाउनवर्ड, विद द वेरी सेम एक्सेलरेशन m1 विल मूव अपवर्ड। नाउ व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों तो वो होगा m1a1 प्लस m2a2 अपॉन कितना बच्चों m1 प्लस m2। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखिए साहब m1 अब यदि मैं इस वाले एक्सेलरेशन को इस m1 वाले एक्सेलरेशन को अगर मैं पॉजिटिव मानता हूं तो चलिए ये रहा, प्लस m2 वाले का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों माइनस है। भाई आपको यहाँ पर एक्चुअली जो एक्सेलरेशन फीड करने ये आप लोगों को वेक्टर फॉर्म में रखने। अभी इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे लिखा जाता है। सो अगर मैं m1 के एक्सेलरेशन को प्लस मानता हूँ तो नेचुरल सी बात है बच्चों m2 का एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगा और ये अपॉन में कितना बच्चों, अपॉन में आएगा m1 प्लस m2। सो दिस वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इसमें से क्या हो सकता है बच्चों, इन दोनों में से यदि मैं a को कॉमन निकाल दूं, a को यदि बच्चों मैं कॉमन निकाल दूं तो आई वुड गेट m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू में कितना बच्चों a। मैंने इस a और इस माइनस a में से a कॉमन निकाल दिया, कुछ ये पिक्चर आएगी। सो दिस वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सॉरी यस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, बट a की वैल्यू यहाँ पर फीड करना बाकी है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, यू विल नीड टू कीप द वैल्यू ऑफ a। आपको a की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो चलिए साहब a की वैल्यू रखते हैं। a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ये लीजिए साहब पहले तो ये आपके पास में कितना है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो किसकी वैल्यू हो गई बच्चों, a की वैल्यू हो गई। या एक सेकंड मैं इसे थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देता हूँ बच्चों। ये क्या था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इनटू में a। और a की वैल्यू कितनी पा रहे हैं बच्चों आप, a की वैल्यू जो आप पा रहे हैं वो आ रही है बच्चों m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू कितना बच्चों जी। तो अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, ये m1 प्लस m2 यहाँ पर भी और m1 प्लस m2 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ m1 माइनस m2 और यहाँ पर m2 माइनस m1। तो दोनों में से किसी एक में से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूँ तो ऑब्वियसली बच्चों बाकी क्या बचेगा, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर तो बनना ही है और इनटू में जी। आई रिपीट बच्चों, मैंने इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल दिया। माइनस साइन कॉमन निकाल दिया तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2। यहाँ तो m1 माइनस m2 था ही था, बस बाकी तो m1 प्लस m2 इंटू m1 प्लस m2 ये आ गया। माइनस साइन का मतलब सिंपल सा है बच्चों कि आपने एक्चुअली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। यू हैव टेकन अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। सो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है बच्चों वो नीचे जा रहा है। सेंटर ऑफ मास कहाँ जा रहा है, नीचे। अगर आप नेचुरल सी बात है, अगर ऊपर वाले को माइनस लेते तो नीचे वाला प्लस हो जाता और आंसर भी यहाँ पे प्लस आ जाता। भाई ये हम लोग 1D 2D में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे कर चुके हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानते तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होगी, अपवर्ड को नेगेटिव माना तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। सो यहाँ आपने क्या करा, इस m1 के एक्सेलरेशन को प्लस लिखा है देखिए, और m2 के एक्सेलरेशन को माइनस लिखा, मतलब आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। और फाइनली जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आया वो नेगेटिव आ गया है। इसका मीनिंग, इसका अर्थ, इसका अभिप्राय ये है बच्चों कि
जो है आपका जो सेंटर ऑफ मास है बच्चों वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि नीचे की तरफ जा रहा है। सो इस तरह से हमारे पास में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया। भाई आपने पहले पूरे सिस्टम इनका एक्सेलरेशन निकाला और फिर आपने सिंपल फार्मूला लगाया, ये आपके पास में हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है बच्चों हमने अभी तो ये फंडे से करा, लेकिन इसी क्वेश्चन को बच्चों हम लोग जरा आप दूसरे फंडे से करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। हम एक बात समझें बच्चों, सेंटर ऑफ मास का सिग्निफिकेंस जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास? देखिए, अभी तक आप लोग जब भी मैकेनिक्स पढ़ते आए हैं वो उसमें सारे मासेस को पॉइंट मास लेते आए हैं, पार्टिकल मास लेते हैं, ये तो मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ। अब हुआ क्या साहब, आपने पॉइंट मास या पार्टिकल मास तो मान लिया, लेकिन अब अगर बड़ी बॉडी है, मान लीजिए कोई मान लीजिए कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में क्या होगा, यू विल फाइंड कि इट इज मेड ऑफ सेवरल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इट इज मेड ऑफ सेवरल नंबर ऑफ पॉइंट्स, एंड यू विल फाइंड दैट दीज पार्टिकल्स और दीज पॉइंट्स मे मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज, मे मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। बहुत काम की बात बता रहा हूं बच्चों, सेंटर ऑफ मास का हम सिग्निफिकेंस देखने जा रहे हैं अब। तो आप एक बात देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास जो है डिफरेंट, जैसे ये पार्टिकल है, मान लीजिए बच्चों ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। सो दीज पार्टिकल्स मे बी मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, मे बी मूविंग विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। अब क्या होता है, अभी तक आप लोग जो पढ़ते आए थे बच्चों की फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने आपसे कहा कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है बच्चों दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट मास। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था, आपने सुना होगा बच्चों। अब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पंगा क्या है बच्चों, यहाँ पंगा ये है कि डिफरेंट पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। डिफरेंट पार्टिकल्स आर मूविंग विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। अब जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल सी है, ये डी है, ये ई है। इस तरह से अलग अलग पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। तो मैं F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन में कौन सा एक्सेलरेशन लिखूं? भाई इसका एक्सेलरेशन समवॉट A1 है, इसका एक्सेलरेशन A2 है, इसका एक्सेलरेशन A3 है। डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। तो मैं F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखूं तो मैं कौन सा एक्सेलरेशन लिखूं? तो यहां हम लोग कौन सा एक्सेलरेशन लिखेंगे बच्चों? यहां हम एक्सेलरेशन लिखेंगे सेंटर ऑफ मास का। व्हेन डिफरेंट पार्टिकल्स are moving with different velocity, or you say that if an object cannot be considered as a point mass, if any object cannot be considered as a particle mass, in that situation आप क्या करेंगे बच्चों? आपने अभी तक जितनी भी इक्वेशंस पढ़ी हैं वो सब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बोली जाएंगी। भाई आप नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन बोलते हैं, और वहाँ सिंगल पार्टिकल होता था, लेकिन अब बहुत सारे पार्टिकल है। तो यहाँ एक्सेलरेशन किसका लिखा जाएगा बच्चों? यहाँ जो एक्सेलरेशन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा किसका? पूरी मास तो पूरी बॉडी का लेंगे, जो भी पूरी बॉडी का मास है, और एक्सेलरेशन जो लिखेंगे वो किसका लिखेंगे बच्चों? सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का। देखिए, अगर वो एक पार्टिकल बॉडी है, अगर वो एक पॉइंट मास है, तब तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि फिर तो आपको अलग अलग पार्टिकल्स के बारे में बात ही नहीं करनी। लेकिन अगर बच्चों उस पर डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, अगर उस पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, देन दे ऑल विल बी मूविंग विद डिफरेंट एक्सेलरेशंस। they all will be moving with different acceleration. So in that condition आप मास तो पूरी बॉडी का लिखेंगे, जो भी एक्सटर्नल टोटल फोर्स लगा वो आप पूरी बॉडी का फोर्स लेंगे, और मास पूरी बॉडी का लिखेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन जो लिखेंगे वो किसका लिखेंगे? सेंटर ऑफ मास का। ठीक इसी प्रकार से जैसे अगर आप लोग अभी तक पढ़ते थे बच्चों, मोमेंटम बराबर होता था मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम बराबर होता था बच्चों मास इनटू वेलोसिटी होता था। तो अब आप यहां पर देखें बच्चों, अब डिफरेंट पार्टिकल्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी। नाउ दिस ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए पॉइंट मास और पार्टिकल मास। नाउ डिफरेंट पार्टिकल्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी। सो व्हाट आई विल डू, यहां पर जो नेट मोमेंटम होगा बच्चों, बॉडी का जो नेट मोमेंटम होगा, दैट वुड बी इक्वल टू मास, तो पूरी बॉडी का लेने का है, और जो वेलोसिटी लेनी है बच्चों वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लेनी है। आपको वेलोसिटी किसकी लेनी है? सेंटर ऑफ मास की। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं, इट इज गिवन बाय हाफ mv²। फिर यहाँ पर वही घिसी पिटी सी बात, डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। सो व्हिच वेलोसिटी आई नीड टू राइट? if since different particles are moving with different velocities, so बच्चों मैं मास तो पूरी बॉडी का लिखूंगा, लेकिन जो वेलोसिटी लिखूंगा बच्चों वो सेंटर ऑफ मास की लिखूंगा। वेलोसिटी किसकी लिखूंगा? सेंटर ऑफ मास की। और फिर उसका ऑब्वियसली मैं स्क्वायर करूंगा।
ये लीजिए। सो जितना भी कुछ अभी तक हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा बच्चों, वो सब पॉइंट मास के लिए था। लेकिन अब अगर मान लीजिए मैं उसको एक पॉइंट मास के लिए नहीं, एक जाइंट बॉडी के लिए या नॉन पॉइंट मास के लिए अगर मैं उसको पढ़ना चाहता हूं बच्चों, देन आई विल डू वन थिंग, मैं सारी इक्वेशंस वैसी की वैसे रखूंगा, मास पूरी बॉडी का लिया करूंगा, और जो वेलोसिटी लिखनी है मुझे कहीं पर या एक्सेलरेशन मुझे कहीं लिखना है तो वो मैं किसका लिखूंगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास का। ये हम बातें प्रूव भी कर सकते हैं कि नेट फोर्स जो होगा बच्चों, दैट वुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दीज थिंग्स कैन बी प्रूव्ड, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बातें प्रूव की जा सकती हैं। बट अभी सरलतापूर्वक भी हम इसको कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि अगर पॉइंट मास है तब तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है सो व्हाट एवर जो भी आपके पास में फिजिकल क्वांटिटीज जहां पर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन आते रहे हैं वो हम किसके लिखा करेंगे, द्रव्यमान केंद्र के, सेंटर ऑफ मास के। होप आपको ये बात समझ में आई होगी, इसकी आपको जरूरत आगे चल के पड़ती रहेगी, हम लोग देखते रहेंगे। बट अभी बच्चों मैंने सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का ये तरीका आपको बताया। अब इसी को करने का बच्चों मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, और उसके लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं करा हो तो एज यूजुअल जो मैं सलाह देता आ रहा हूँ, मुझे यहीं पर खड़ा रखकर फटाफट कॉपी कर दीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब देखिए बच्चों, अब इसी क्वेश्चन में मैं अब दूसरे तरीके से काम करता हूँ। यहाँ पर एक बात समझिएगा भाई, ये कितना फोर्स है, इधर कितना फोर्स है m1g, और इधर कितना फोर्स है m2g, और इधर कितना टेंशन T, और इधर भी कितना टेंशन बच्चों T। तो नेट फोर्स जो आ गया इस पर, नेट फोर्स कितना आया बच्चों, नेट फोर्स जो आएगा दैट वुड बी बच्चों ऑब्वियसली नीचे का फोर्स ज़्यादा होगा और ऊपर का फोर्स रिलेटिवली कम होगा। सो नेट फोर्स जो आएगा बच्चों वो m1 प्लस m2g आएगा। भाई डाउनवर्ड फोर्स कितना, m1g प्लस m2g, माइनस क्या करेंगे बच्चों, माइनस t प्लस t, यही कुछ आएगा भाई, m1g प्लस m2g माइनस t प्लस t, यही कुछ होगा बच्चों। और ये जो नेट फोर्स आया, ये जो नेट फोर्स आया बच्चों, यहाँ चलिए मैं इसमें से लिख देता हूँ, g को कॉमन निकाल देता हूँ बच्चों, तो ये m1 प्लस m2 आ जाएगा माइनस अभी 2t, और t की वैल्यू बच्चों कितनी होती है इस केस में आप लोग जानते हैं, दिस इज इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। बच्चों हम लोग एनएलएम में देख चुके हैं, यहाँ पर जो टेंशन आता है भाई टी प्लस टी कितना 2t, 2 तो कॉमन आ गया, और t की वैल्यू आप निकालेंगे बच्चों तो वो कितनी आएगी, वो आपके पास में आएगी कितनी 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हम लोग कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले, यदि जी दोनों में देखिए कॉमन है, जी दोनों में कॉमन है बच्चों, तो जी को मैं तो कॉमन लिखे रखता हूँ, और m1 प्लस m2 का जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, दिस यू वुड सी इज m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ये लीजिए, और अपॉन में कितना बच्चों, अपॉन में m1 प्लस m2। भाई m1 प्लस m2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस 2 2 4 टाइम्स ऑफ m1 m2, और क्या होगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू जी, ये जी आ गया, और इसका स्क्वायर खोलेंगे बच्चों तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस में 4m1 m2 था बच्चों, वो मैंने एज इट इज लिख दिया, और अपॉन में कितना, अपॉन में बच्चों m1 प्लस m2, ये लीजिए। भाई हमने क्या करा बच्चों, अव्वल तो हमने इसमें नेट फोर्स निकाला, नेट फोर्स कितना, नीचे की तरफ फोर्स कितना m1g और m2g, नीचे की तरफ इतना फोर्स था, ऊपर t और t था, ये लीजिए साहब, और ये आपके पास में कितना आया, आपने फिर t की वैल्यू प्लेस करी, वो इतनी आई, एलसीएम लिया, सॉल्व करा, कुछ इतनी कहानी आपके सामने आएगी। सो बच्चों ये तो आपके पास में अभी नेट फोर्स, हम थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भाई हम देखें तो व्हाट इज द नेट फोर्स हियर, नेट फोर्स जो आ रहा है बच्चों, दैट यू कैन सी इज इक्वल टू कितना बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये एक मिनट 2m1 m2 में से 4m1 m2 चले जाएंगे तो कितना आएगा, ये g तो चलिए कॉमन था, ये आ गया m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2, ये लीजिए साहब। भाई g इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये 2m1 m2 में से 4m1 m2 चले गए, और अपॉन में कितना है बच्चों, अपॉन में है m1 प्लस m2, ये लीजिए साहब, ये कुछ आया। और अब अगली स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ये देखिए ये g, और आप लोग जानते हैं बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो होता है बच्चों, दैट यू मस्ट बी नोइंग इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो होता है, आपको पता है बच्चों वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, और अपॉन में
m1 प्लस m2। सो दिस इज द नेट फोर्स, दिस इज द नेट फोर्स। और अभी जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर मान लीजिए डिफरेंट पार्टिकल्स आर मूविंग विद डिफरेंट एक्सेलरेशन, भाई आप देखिए एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है, एक पार्टिकल नीचे जा रहा है, तो उनके एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब कुल मिलाकर उनके एक्सेलरेशन अलग अलग है। भाई एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, अगर एक भी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन में चेंज आ जाएगा। सो एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है, एक पार्टिकल नीचे जा रहा है, ये क्या हो रहा है? ये कुछ ऐसा हो रहा है कि डिफरेंट पार्टिकल्स आर मूविंग विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। सो जब अगर अभी तक फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते थे, बट चूंकि डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट एक्सेलरेशन से चल रहे हैं तो नेट फोर्स बराबर बच्चों पूरी बॉडी का मास लेंगे। और पूरी बॉडी का मास कितना? पूरी बॉडी का मास होगा बच्चों m1 प्लस m2। पूरी बॉडी का मास तो m1 प्लस m2 है, बाकी सब यहाँ पर मासलेस है बच्चों। स्ट्रिंग को आपने मासलेस माना, मासेस जो ब्लॉक के थे वो टोटल इतना हो गया। एंड दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो यहाँ से बच्चों यदि मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालूं तो यह आएगा बच्चों g इंटू कितना m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर तो है ही सही, और m1 प्लस m2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो एक m1 प्लस m2 आपके पास में ऑलरेडी था और एक और आ गया। सो कुल मिलाकर बच्चों ये स्क्वायर हो जाएगा और इस तरीके से दिस वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। लॉजिक क्या लगाया बच्चों आपने? लॉजिक आपने ये लगाया है कि जो नेट फोर्स आ रहा है वो नेट फोर्स किसके बराबर होता है बच्चों? पूरी बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन किसका? सेंटर ऑफ मास का। ये लीजिए साहब, इस तरीके से हम लोग जो है साहब इस फंडे का यूज करके जो है एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो नेट मोमेंटम होता है बच्चों वो मास इनटू पूरी बॉडी का मास लेंगे और वेलोसिटी किसकी लेंगे? सेंटर ऑफ मास की। आप ये प्रूव कर सकते हैं। चलिए मैं प्रूव करके बताता हूँ आपको। ये अगर आपने नहीं किया हो बच्चों तो मैं साइड में खड़ा हूँ, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। हम ये प्रूव करके देखते हैं बच्चों कि नेट मोमेंटम जो होता है वो पूरी बॉडी का मास इनटू पूरी बॉडी की वेलोसिटी, पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है। किस तरह से जरा देखिए बच्चों, हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देखी बच्चों, वो क्या थी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास थी m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस अप टू कहाँ तक बच्चों? mn vn वेक्टर अपॉन कितना? अपॉन बच्चों m1 प्लस m2 अप टू कितना बच्चों? अप टू mn। यही कुछ था हम लोगों ने देखा था। अब एक काम करें बच्चों, यहाँ पर देखिए मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँगा बच्चों तो m1 पहले का मास, m2 दूसरे का मास और इस तरीके से बच्चों mn आखिरी मास, और ये बच्चों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। और राइट हैंड साइड पर देखें तो राइट हैंड साइड पर क्या आया बच्चों? राइट हैंड साइड पर आ गया आपके पास में m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस अप टू कितना बच्चों? mn vn वेक्टर। अब देखिए ये m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn, ये किसका बच्चों मास? दिस इज द मास ऑफ द इंटायर बॉडी, है ना भाई। पहला मास m1 है, दूसरा m2 है, तीसरा m3 है, चौथा m4 है, आखिरी mn है। तो इन सबके मासेस का सम ऑब्वियसली बच्चों कैपिटल M, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? ये पहले वाले का मोमेंटम, ये दूसरे वाले का मोमेंटम, ये तीसरे वाले का मोमेंटम और इस तरीके से बच्चों ये आखिरी वाले का मोमेंटम। एंड ऑब्वियस सी बात है इन सब का सम पूरी बॉडी का मोमेंटम। तो पूरी बॉडी का मोमेंटम क्या है बच्चों? पूरी बॉडी का मोमेंटम आया मास इनटू क्या? पूरी बॉडी की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये देखिए तो इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि पूरी बॉडी का जो नेट मोमेंटम आ रहा है बच्चों दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ द एंटायर बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का बेसिकली सिग्निफिकेंस ही ये है बच्चों कि जैसे अगर हम मान लीजिए पूरी बॉडी में जो मास इधर उधर तितर बितर पड़े हुए हैं, जो बिखरे पड़े हैं, अगर मैं उन सबको इकट्ठा करके एक ही जगह रख दूं, इफ आई कीप देम एट अ सिंगल प्लेस, तो सारा का सारा काम वैसा ही होगा जैसे कि पूरा का जैसे कि एक पार्टिकल मास करता है, बस वैसा का वैसा ही काम हो जाएगा। सो ये बेसिकली इसका सेंटर ऑफ मास का बच्चों बेसिकली सिग्निफिकेंस है। हम इस पर और काम कर लेते हैं। चलिए अभी हम प्रॉब्लम्स भी करते जाएंगे और बीच बीच में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी डील करते जाएंगे। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ बच्चों। यहाँ पर हमें यहाँ पर एक मास दे रखा है बच्चों 1 kg का, एक 1 kg का मास दे रखा है बच्चों, जिससे हमने यहाँ से ड्रॉप किया, मैंने यहाँ से इसको ड्रॉप किया। और दूसरा मास बच्चों मैंने यहाँ पर लिया 5 kg का,
जिसको बच्चों मैंने 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका। मैंने एक 1 kg का मास लिया बच्चों, जिसको मैंने किसी हाइट से ड्रॉप किया, और दूसरा मास बच्चों मैंने 50 kg का लिया, जिसको मैंने ऊपर फेंका है। कितनी स्पीड से? 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। आप बच्चों मुझे बताओ, सेंटर ऑफ मास की मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन कर पाएगा? व्हाट मैक्सिमम हाइट वुड बी अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास? करिए, क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। 1 kg के मास को ड्रॉप किया, इसके मास को आपने 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास? अब जरा देखिए यहां पर हुआ क्या, थोड़ा सा अपन क्वेश्चन को रियलिस्टिक वे में लाने की कोशिश करते हैं। भाई 1 kg और 5 kg ऐसे हैं, नेचुरल सी बात है बच्चों, सेंटर ऑफ मास अभी कहीं यहाँ होगा। भाई इट इज मोर क्लोजर टू द हैवियर बॉडी, आप लोगों ने देखा यहाँ होगा। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास भी ऊपर जाएगा, नेचुरल सी बात है बच्चों। भाई एज दिस मूव्स अपवर्ड, सेंटर ऑफ मास आल्सो मूव्स अपवर्ड, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक बात सर्टेनिटी के साथ में कही जा सकती है बच्चों कि इट इज ऑलवेज क्लोजर टू दी हैवियर बॉडी, हैवियर बॉडी के पास में होता है, तो कहीं यहाँ होगा। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये ऊपर जाएगा, और एक समय बाद ये 5 kg जब नीचे आने लग जाएगा तो सेंटर ऑफ मास भी बच्चों नीचे आने लग जाएगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा वो हम देखें। तो अभी देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला आपको, आप सारे सिस्टम को अलग अलग डील करो या एक ही तरह से सेंटर ऑफ मास बनाकर डील करो, बात एक ही पड़ेगी। तो अभी इस मूवमेंट पर अगर मैं इनिशियली बच्चों अगर मैं सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकालना चाहूँ, सेंटर ऑफ मास की मैं स्पीड निकालना चाहूँ तो वो कितनी होगी बच्चों? m1, पहला मास m1, उसकी स्पीड v1, दूसरा मास 5 kg, उसकी स्पीड 50 अपॉन कितना बच्चों? 1 इंटू 5, 1 प्लस 5, ये लीजिए साहब। होप आपको मेरी बात समझ में आई है। भाई देखिए इसकी स्पीड कितनी? 0, m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2. Now you solve them together, you will be getting it is 250 over 6. So this is the initial velocity of the center of mass. मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड ये आएगी बच्चों सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी। नाउ जब आपने कुछ सिस्टम को छोड़ा तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ये मान के चलिएगा कि दोनों को एक ही टाइम पर छोड़ा, एक को आपने ड्रॉप किया और एक को आपने फेंका, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों सेंटर ऑफ मास विल स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड विद दिस स्पीड, और तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि उसकी स्पीड 0 नहीं हो जाए। भाई एज सच सेंटर ऑफ मास इज नॉट अ रियल पॉइंट हियर, ऐसा कोई रियल पॉइंट नहीं है मुझे जो दिखाई दे रहा हो, आई कैन नॉट सी इट, बट द थिंग इज दैट जो काम हम लोग मतलब हम पूरे मासेस को अलग अलग ना डील करते हुए एक सिंगल पार्टिकल के रूप में भी डील कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास तब तक ऊपर जाएगा साहब जब तक कि उसकी स्पीड 0 नहीं हो जाए, जैसा कि नॉर्मली किसी बॉडी में होता है। तो बस, और अच्छा एक और काम कर लें, अपन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी निकाल देते हैं। भाई हमको ये नहीं मालूम कि सेंटर ऑफ मास कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो जरा अपन गौर करें जरा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चों? m1 कितना बच्चों? m1 जो है वो है 1, और जैसा कि मैंने यहाँ पर इस वेलोसिटी को आपको देख के दिख रहा है कि मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना, आपको दिख रहा है बच्चों, मैंने इसको प्लस लिखा है, मतलब उससे आपको क्लियर हो रहा है कि हाँ वो पॉजिटिव है। एनीवेज, अब 1 kg का एक्सेलरेशन बच्चों नीचे की तरफ है और 5 kg का एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है। m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस a2। सॉल्व करके देखिए बच्चों कितना आ रहा है? -10 ही आ रहा है, -10 ही आ रहा है। अभी देखिए ना भैया, ये 1 kg पर एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है? नीचे, वो नीचे आ रहा है, लेकिन चूंकि तुमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो नीचे का एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, m1 a1। फिर ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? -10 आया। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर सेंटर ऑफ मास वाकई में रियलिटी में अगर कोई पार्टिकल होता बच्चों तो उस स्थिति में क्या होता? इफ इट वुड हैव बीन अ रियल पार्टिकल तो बच्चों वो इतने ही एक्सेलरेशन से चलता ना, इतने ही एक्सेलरेशन से चलता। कोई भी बॉडी होगी, अगर केवल उस पर ग्रेविटी का ही फोर्स लगे और कोई फोर्स नहीं लगे, देन इट डज मूव विद दिस स्पीड ओनली, विद दिस एक्सेलरेशन ओनली। तो ये आ गया बच्चों। अब हम इक्वेशन लगाते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s, और ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि उसकी स्पीड 0 नहीं हो जाए। इनिशियली उसकी स्पीड कितनी साहब? 250 over 6, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 2a, और a की वैल्यू कितनी बच्चों? -10। और आपको पूछा है कितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। लेट मी सपोज कि वो जो डिस्प्लेसमेंट एक्वायर्ड है बच्चों वो h है,
मैंने मान लिया। तो u की वैल्यू तो बच्चों 250/6 आ गई। आप इसको फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि a कितना -10 और ये इससे आपके पास में h आ जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, h की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 250/6 का स्क्वायर और इनटू में कितना बच्चों 1/20। अब ये आप फर्दर कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, वो मैं नहीं करा रहा। एक जस्ट फंडा मुझे बताना था कि आप जो है साहब देख सकते हैं कि अगर जैसे ये दोनों मासेस थे, अब इन दोनों मासेस को मैं अगर इकट्ठा एक मास मान लेता, अगर मैं इकट्ठा एक मास मान लेता, ये एक पॉइंट मास मान लेता, तो सेंटर तो वो कितने एक्सेलरेशन से चलता, इतने ही एक्सेलरेशन से चलता, और अभी भी आप वही पा रहे हैं। तो जो भी कुछ आप लोग मैकेनिक्स में पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, अभी आप लोगों ने जो एनएलएम में काम करा या वर्क एनर्जी पावर में आप लोगों ने जो काम करा, और जहाँ जहाँ कहीं आपको वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के बारे में बात आती थी, अभी तक आपने उसको पॉइंट मास माना था, लेकिन अब डिफरेंट पार्टिकल्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी, डिफरेंट एक्सेलरेशन। तो जो भी कुछ मैकेनिक्स की इक्वेशन होंगी बच्चों, सबको हम सेंटर ऑफ मास के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये एक और सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, और हम लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, बड़ा कॉमनली नोन फंडा है बच्चों, जिसके ऊपर क्वेश्चन बना करता है कई बार। ये आपके पास में एक डिस्क है, एक सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क है बच्चों। होमोजेनियस थिकनेस है उसकी, हर जगह यूनिफॉर्म थिकनेस है, एक जैसी होमोजेनियस मटेरियल की बनी है। और ये गिवन है बच्चों कि इस डिस्क का जो मास है वो है कैपिटल M। इस डिस्क का मास है कैपिटल M, और इसकी जो रेडियस दे रखी है बच्चों वो है कैपिटल R। इस डिस्क की रेडियस कितनी दे रखी है, कैपिटल R, यूनिफॉर्म थिकनेस की हर जगह बच्चों। अब यहां से आपने क्या करा, आपने बच्चों इसमें से इतने पोर्शन को कट करके निकाल दिया, इतने पोर्शन को R/2 रेडियस के पोर्शन को बच्चों आपने कट करके निकाल दिया। इतना पोर्शन जो इसमें से आपने बाहर खींच के निकाल दिया, ठीक है। आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। क्वेश्चन समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, देयर इज अ डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एवरीवेयर ऑफ रेडियस R एंड मास M। उसमें से मैंने R/2 रेडियस का जो पोर्शन है बच्चों, सर्कुलर पोर्शन, दैट हैज बीन कट आउट, वो से मैंने बाहर निकाल दिया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप खुद एक बार ट्राई कीजिए। देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, कैसे काम करेंगे, यहाँ हम लोग लगाते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सबसे पहले तो आप ये देखिए बच्चों कि अभी अगर इसको कट नहीं किया होता, मैंने अगर इसको कट नहीं किया होता बच्चों, तो कैसी सिचुएशन बनती, जरा अपन ये देखें भाई। अगर मैंने इसको कट नहीं किया होता तो ऐसा ही कुछ होता। अभी पूरी की पूरी डिस्क थी, ये लो साहब, ये बिल्कुल साबुत, जिसको हम बोले एकदम, ये इस तरह की डिस्क थी, ठीक। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आएगा। मैंने आपको बताया बच्चों कि अगर कोई यूनिफॉर्म बॉडी है, एकदम रेगुलर शेप की बॉडी है बच्चों, तो उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। लेकिन बच्चों अब मैंने क्या करा, इसमें से मतलब इससे एक काम करता हूं, मैं इसी को ओरिजिन मानता हूं, इसी को मैं ओरिजिन मानता हूं। इससे मैंने x = 0 मान लिया। अब बच्चों यहाँ पर से मैंने इतना पोर्शन जो है इसमें से कट करके बाहर निकाल दिया। दिस पोर्शन आई हैव ओमिटेड, मैंने इतने पोर्शन को कट कर दिया। अब इतने पोर्शन को कट कर दिया तो इतने पोर्शन में तो मास आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये लीजिए साहब, इतने पोर्शन में मास आएगा, कुछ ऐसा मास रहेगा बच्चों, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। इतने इतने पोर्शन में मास है। ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब, ये लीजिए, इतने पोर्शन में मास होगा, बाकी का पोर्शन में से मास आपने हटा दिया। अब एक बात की थोड़ी सी आप खोपड़ी लगाइए बच्चों, एक बात आप अगर थोड़ी सी अकल लगाएं तो ये तो आप सोच सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों वो इनके कॉमन डायमीटर पर होगा। क्यों कॉमन डायमीटर पर होगा भाई? कॉमन डायमीटर पे क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चों, अगर दो आइडेंटिकल मासेस हैं तो सेंटर ऑफ मास उनके सेंटर पर होता है, उनके मिड पॉइंट पर होता है। अब यहां देखिए, इस डायमीटर के जितना ऊपर मास है उतना ही नीचे मास है। अगर सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बच्चों, अगर यहां पर मैं ऐसा पोर्शन मैंने इसमें से कट करा, अब मैं बोलूं कि सेंटर ऑफ मास कहीं इस लाइन पे लाई कर रहा है, समवट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल था क्या? आप जरा सोचिए, अभी थोड़ा सा इमेजिन कीजिए बच्चों, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी स्पीड को तेज करती हैं। ये अब अगर आप देखें तो इस पॉइंट के ऊपर जितना मास है, क्या उतना मास नीचे आ पा रहा है?
नहीं आ पा रहा। बच्चों ऊपर आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, ऊपर मास कम है और नीचे मास ज्यादा है? ऊपर मास कम है और नीचे मास ज्यादा है। लेकिन अगर मैं ये कॉमन डायमीटर लेता हूं बच्चों, जो इस वाली जो बची हुई जो है उसका जो डायमीटर है वही डायमीटर इसका भी है, तो आप देखिए जितना मास ऊपर है उतना ही मास नीचे होगा, बराबर हो जाएगा। इस सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली इस लाइन पर लाया करेगा। इस लाइन को बच्चों मैंने एक्स एक्सिस माना है, ये एक्स एक्सिस माना है। और ये देखिए साहब, ये तो साहब अगर वो डिस्क नहीं काटी हुई होती तो वो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाया करता, जिसे आप एक्स इक्वल्स टू 0 नाम दे रहे हैं। अब ये लीजिए साहब, अब एक बात और आप दिमाग लगा सकते हो, हालांकि क्वेश्चन उसका लेना देना नहीं है, बट हम फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि जो सेंटर ऑफ मास है बच्चों, पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ था? यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, क्योंकि बच्चों बाई चांस आपने r/2 रेडियस का जब उसको कट किया, जब आपने r/2 रेडियस का कट किया तो नेचुरल सी बात है बच्चों कि वो एक एंड तो उसका यहाँ पे जा रहा है और दूसरा एंड उसका सेंटर पे ही लाए करेगा। एक एंड उसका यहाँ पे जा रहा है, दूसरा एंड बच्चों बकायदा उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही लाया करेगा, क्योंकि ये देखिए इधर की रेडियस r/2, इधर की रेडियस r/2, कुल मिलाकर कितना हो गया बच्चों? r/2 प्लस r/2 विल बिकम एग्जैक्टली भाई, इधर भी r/2 इधर भी r/2, दोनों जगह पर r हो जाएगा। सो ये है बच्चों, पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ लाया कर रहा था, जिसको मैंने नाम दिया O। अब आप थोड़ा सा खोपड़ी लगाइए बच्चों, तो अब सेंटर ऑफ मास पहले O पर था, पहले मतलब जब डिस्क काटी गई नहीं थी तब यहां पर था, लेकिन अब क्या होगा? अब सेंटर ऑफ मास कहीं यहां लाया करेगा। यहां क्यों लाया करेगा बच्चों? समवट O1 पे लाया करेगा। क्यों लाया करेगा? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया बच्चों कि सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर बॉडी के क्लोज होता है। अब आप देखिए इस तरफ मास ज्यादा है भाई, इस और पहले वाली सिचुएशन के कंपैरिजन में देखा जाए तो इधर मास ज्यादा है और इधर मास कम है, इसलिए सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टू हैवियर बॉडी। और जितनी ज्यादा हैवी बॉडी लोगे सेंटर ऑफ मास उसके उतना ज्यादा क्लोज होगा, बताया मैंने आपको। तो बच्चों अगर आपने कट नहीं किया था तो जैसा मास ऊपर वैसा मास नीचे, जैसा उसका राइट में वैसा उसके लेफ्ट में, आजू बाजू ऊपर नीचे सब जगह मासेस सेम थे, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे आ गया। लेकिन अब क्या हुआ? अब अगर मैं इस तरफ मास देखूं तो इस पॉइंट O के कंपैरिजन में इधर मास ज्यादा है, इधर मास कम है, क्योंकि इधर का मास तो तुमने खाली कर दिया। सो बच्चों अब जो आपके पास में सिचुएशन बनेगी वो O के लेफ्ट साइड पे मास ज्यादा, राइट साइड पे मास कम है, इसलिए कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास जो है बच्चों वो इस तरफ चला जाएगा। मैंने मान लिया उसकी पोजीशन साहब, उसकी पोजीशन मैंने इमेजिन कर ली साहब कि उसकी पोजीशन है x1 और यही मुझे निकालनी है। एक्चुअली मुझे इसी डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालना है ना, x1 आई वांट टू फाइंड आउट, मुझे x1 फाइंड आउट करना है। तो चलिए साहब ये अब ये तो x1 हो गया। अच्छा अब एक काम करें, आपने इसमें से जो पोर्शन कट कर दिया है, व्हाट पोर्शन यू हैव ओमिटेड, आप एक काम करें बच्चों, उस पोर्शन को अगर मैं देखूं तो वो पोर्शन कहीं यहाँ आएगा ऐसा, वो जो पोर्शन मैंने कट करके निकाल दिया है वो ये रहा बच्चों, यहां से मैंने कट करके वो इधर रख दिया। अब इधर रख दिया बच्चों तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो रेडियस आएगी वो r/2 आएगी। आपने जो कट करके निकाल दिया है उसकी रेडियस कितनी आएगी? r/2। भैया देख लीजिएगा अगर पहले नहीं ध्यान दिया हो, आपने जो पोर्शन को कट किया, क्योंकि डायग्राम बच्चों थोड़ा सा वो हो जाएगा अदरवाइज ऐसे, तो ये देखिए अब ये जो आपने पोर्शन कट किया बच्चों, इसकी रेडियस कितनी आ गई? r/2। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर हम जो है इधर इस केस में बात करें, जैसे पहले अब इनके मासेस निकालें। पूरी डिस्क का मास कितना बच्चों? m। पूरी डिस्क का मास है m। मैं मान लेता हूं जो हम लोगों ने पहले भी करा बच्चों कि लेट अस सपोज, भाई मैंने यहाँ पर क्या माना, लेट अस सपोज मास पर यूनिट एरिया। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी इस तरह का काम किया था बच्चों के, पर यूनिट एरिया इज सिग्मा। मैंने मान लिया पर यूनिट एरिया इसका मास कितना बच्चों? सिग्मा। इतना सपोज कर लिया मैंने। अब अगर मैं इसका मास सिग्मा सपोज कर लेता हूं, ऐसा तो उसका मास कैपिटल M दे रखा है, बट मैं चलो सिग्मा सपोज करके ही करता हूं बच्चों। तो अब इस वाले का मास कितना होगा? इस वाले का जो मास होगा वो मैंने m1 मान लिया, तो वो कितना होगा बच्चों? m1 सिग्मा इंटू कितना बच्चों? इसका एरिया देखें तो इसका एरिया कितना बच्चों? πr², और πr² एरिया में से πr/2² एरिया आप बाहर निकाल चुके हो। πr² में से इतना एरिया बाहर निकाल चुके हो, टोटल एरिया πr² था, r/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया यू हैव ओमिटेड आउट।
सो दिस इज 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर ओवर 4। ये बच्चों इस वाली डिस्क का मास आ गया, जो कटी हुई डिस्क है वो वाली। और जो आपने पोर्शन बाहर निकाल दिया उसका मास कितना बच्चों, मास इनटू उसका एरिया, और उसका एरिया कितना होगा बच्चों, दैट यू वुड सी इज इक्वल टू पाई आर बाय 2 का स्क्वायर। सो दिस इज m2। m2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, m2 की वैल्यू आएगी सिग्मा, एक सेकेंड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ओ हो गलती पे गलती हो रही है भैया, ये लीजिए सिग्मा पाई आर स्क्वायर ओवर 4। So this is the mass of this portion and that one is the mass of that portion। ये आपके पास में इनके मासेस आ गए। हालांकि मैं इनको कैपिटल M की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, नॉट ए वेरी बिग काइंड ऑफ थिंग फॉर मी, बट स्टिल मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। चलिए, सो ये पहली वाली डिस्क का मास आ गया बच्चों, ये दूसरी डिस्क का मास आ गया। अब आपको इसका सेंटर ऑफ मास पूछा है, मैंने इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन x1 सपोज कर ली, x1 सपोज कर ली। अब बच्चों ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड अपॉन सुपरपोजिशन थ्योरम। ये जो है बच्चों ये सुपरपोजिशन थ्योरम पर बेस्ड है। कैसे, जरा इमेजिन कीजिए बच्चों, मैं इसे O मान के चल रहा हूं, मैं आपसे बोला है कि ये साहब डिस्क थी, इसमें से आपने इतने पोर्शन को कट करके बाहर निकाल दिया। आपसे क्वेश्चन में यही बोला ना कि आपने इतने पोर्शन को कट करके बाहर निकाल दिया। ये बचा, इसका सेंटर ऑफ मास बताइए, यही पूछा आपसे, इसका सेंटर ऑफ मास पूछा आपसे। मैंने उसे x1 सपोज कर लिया। मैं उल्टा कर रहा हूं, मैं उल्टा करने जा रहा हूं। मैं आपको फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं बच्चों, एक डिस्क थी, मैंने उसमें से इतना पोर्शन कट करके बाहर निकाल के रख दिया। ये जो पोर्शन बचा, मुझे इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछी है, मैंने उसको x1 इमेजिन किया। आई हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। हाउ टू गो, देखिए मैं उल्टा काम करता हूं, मैंने काट के निकाला है, मैं उल्टा काम करता हूं। मैं ये सोचता हूं कि अगर ये वाला जो पोर्शन है, मैं अगर इसमें इसको वापस से ले जाके रख दूं तो ये बन जाएगा। अगेन आई रिपीट, अगर मैं ये जो कटी हुई डिस्क है बच्चों, जिसका जिसके CM की पोजीशन निकालनी है, मैं अगर उसमें इसको ले जाके छोड़ दूं, मैं अगर बच्चों इसमें इसको ले जाके छोड़ दूं, देन व्हाट आई विल सी सिंपली वन थिंग बच्चों, क्या कि जो सेंटर ऑफ मास है बच्चों, अगर इसको ले जाके रख दूंगा तो वो पोर्शन बन जाएगा, यही होगा। सो दिस बॉडी बच्चों कैन बी कंसीडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बॉडीज m1 एंड m2। भाई ये वाली जो आपको पास में जो पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन का मास है m2 और जो बचा हुआ हिस्सा बच्चों वो m1। सो दिस टोटल डिस्क कैन बी कंसीडर्ड एज द सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू बॉडीज। दिस वी कॉमनली कॉल एज बच्चों सुपरपोजिशन थ्योरम। सो व्हाट आई वुड से बच्चों कि अगर मैं इसमें इसको ले जाके रख दूं तो वो बन जाएगा। सो दैट डिस्क और दैट कंबाइंड सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड एज द सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू। और जब आप इसमें इसको ले जाके रखेंगे तो आपको इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। लेकिन एक बात है बच्चों, जब आप इसमें इसको ले जाके रखेंगे, इस वाली डिस्क को इस पर ले जाके रखेंगे तो उसका सेंटर इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आएगा। अगर मैं इस वाली डिस्क में इसको जोड़ दूं तो जाके ये बन जाती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब जब मैं इसमें इसको ले जाकर जोड़ूंगा बच्चों तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, और जैसा कि इसको ओरिजिन माना गया तो उस ओरिजिन से ये कितनी डिस्टेंस पर है बच्चों, ओरिजिन से ये r/2 की डिस्टेंस पर है। सो इस वाली में आपने इसको ले जाके जोड़ दिया तो आपके पास में क्या आ गया साहब, आपके पास में आ गया क्या पिक्चर आएगी, वो वाली पिक्चर बन जाएगी। और इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर आएगा, मतलब x2 वाले का सेंटर ऑफ मास जो आएगा बच्चों वो r/2 पर आएगा। x/2 ये सॉरी इस x2 इस वाले का सेंटर ऑफ मास यहां पर लाई कर रहा है। इसको अगर मैं इसमें ले जाकर जोड़ दूं तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो कितने डिस्टेंस पर रखा होगा बच्चों, r/2 डिस्टेंस पर। सो आपको और जब इन दोनों को ले जाके रख देंगे तो कंबाइंड सिस्टम ये बन जाएगा। और कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बच्चों कहाँ लाई करेगा, कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है बच्चों वो यहाँ जाकर लाई करेगा, है कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है बच्चों वो यहाँ जाकर लाई करेगा। एग्जैक्टली
कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा बच्चों, यहाँ पर लाई करेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 0। अमूमन अभी तक हम ये करते आ रहे हैं कि हमको बॉडीज दे रखी होती है, उनकी पोजीशन दे रखी होती है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालते हैं। यहाँ उल्टा काम है, सेंटर ऑफ मास दे रखा है, आप उसकी पोजीशन निकाल रहे हो, आप एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो। तो चलिए साहब हम इक्वेशन लगाते हैं। एक्स सेंटर ऑफ मास बराबर कितना बच्चों, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये लीजिए। अब पहले वाले का मास कितना बच्चों, पहले वाले का मास है 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर ओवर 4 और उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आपको निकालनी है, वो आ गई x1 सपोज कर ली। दूसरा मास बच्चों सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 और उसकी पोजीशन कितनी बच्चों, आप देख सकते हैं दैट इज इक्वल टू r/2। x2 की पोजीशन कितनी है, r/2 अपॉन m1 बच्चों 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 और ये सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ये कुछ आएगा। अब आप इन दोनों का रेशियो अगर भाई लेंगे, आप नेचुरल सी बात है, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बच्चों सब में से कॉमन निकल के कैंसिल और ये 4 भी सब में से कॉमन निकल के कैंसिल और फाइनली जो कंबाइंड सिस्टम बना बच्चों उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ रहा है, विच यू हैव assumed as O, that is origin. So center of mass की पोजीशन बच्चों 0। तो ये लीजिए साहब। अब क्या होगा कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पर तो हो गया 0 और राइट हैंड साइड पर कितना आ गया, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ x1, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ x1 प्लस बच्चों कितना r/2 आ रहा है और अपॉन में बच्चों ये सब तो कैंसिल हो गया, बचेगा 3 + 1 और वैसे अपॉन में जो भी कुछ बचाओ मुझे उससे कोई मेरी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना, क्योंकि ये जो भी कुछ बचा होगा वो यहाँ आकर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा साहब, ये लीजिए और r/2 और इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -r/6। -r/6 मतलब ये जो कटा हुआ पोर्शन है बच्चों जिसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आपको निकालनी थी वो डिस्टेंस आ गई बच्चों -r/6। मतलब इस ओरिजिन से r/6 उस तरफ, इस ओरिजिन से r/6 उस तरफ आ रही है, नेगेटिव साइड आ रही है। और मैंने आपसे पहले ही कहा बच्चों ये कंक्लूजन हमारे पास पहले ही था, क्योंकि अगर इस O के कंपैरिजन में देखा जाए बच्चों तो उधर हैवी बॉडी है, इधर रिलेटिव लाइट बॉडी, बिकॉज सम मास ऑन दैट राइट साइड यू हैव ऑलरेडी रिमूव्ड एंड सिंस दैट मास यू हैव ऑलरेडी रिमूव्ड बच्चों इट इज व्हाई आई कैन से दैट सेंटर ऑफ मास वुड डेफिनेटली गो टू दी हैवियर बॉडी। और जितना ज़्यादा मास निकालते जाएंगे वो उतना उस तरफ डिस्प्लेस होता जाएगा। तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ बच्चों, आपके पास में ये डिस्क दे रखी थी जिसका सेंटर ऑफ मास आपसे पूछा था बच्चों। मैंने मान लिया कि जिस मटेरियल की बनी है उसका मास पर यूनिट एरिया मैंने सिग्मा मान लिया, मैंने मास पर यूनिट एरिया कितना सपोज कर लिया, सिग्मा। तो अब ये जो है बच्चों इसमें मास पर यूनिट एरिया है इतना और इसका टोटल एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर में से इतना एरिया चला गया, माइनस हटा दिया, बचा कितना बच्चों, इतना मास, ये मास है इसका। और ये जो मैंने पोर्शन जो कट करके निकाला था बच्चों वो मैंने यहाँ रख दिया। अब मास पर यूनिट एरिया इनटू उसका एरिया, वो इसका मास इतना आ गया। अब मुझे कंबाइंड सिस्टम, अब मैं उल्टा काम कर रहा हूँ, मैंने कट करके निकाला था ना तो मैं उल्टा करता हूँ, मैं इस कट वाले पोर्शन में वापस इसको ले जाकर जोड़ देता हूँ, कुछ ऐसी पिक्चर सामने आ जाएगी। अब आ गई साहब। अब हम सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन लगाते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, पहले m1 मास रखा, इसका सेंटर ऑफ मास पूछा, वो मैंने x1 सपोज कर लिया, इसका m2 मास, और अगर मैं जब इसमें इसको ले जाके रख दूंगा तो इसको मैंने ओरिजिन माना है। तो इसके कंपैरिजन में जो सेकंड वाला मास है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करेगा, मतलब यहाँ से r/2 डिस्टेंस पर लाई करेगा, इसलिए x2 की वैल्यू हो गई बच्चों r/2 अपॉन m1 प्लस m2। और फाइनली जो कंबाइंड सिस्टम बना बच्चों उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन 0, बस वैल्यू फीड करनी बच्चों, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा और फंडा क्लियर हो जाएगा। हालांकि मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, बट स्टिल चलिए कोई बात नहीं, मैं इसे मिटा रहा हूँ बच्चों। आपको एक जो है साहब यहाँ पर स्फेयर दे रखा है बच्चों, स्फेयर। अभी क्या दे रखी थी आपको, डिस्क। अभी आपको एक सॉलिड स्फेयर दे रखा है और बच्चों आपको ये गिवन है कि एक जैसे मटेरियल का बना है, बिल्कुल होमोजीनियस मटेरियल है। होमोजीनियस मटेरियल से मतलब होता है हर जगह डेंसिटी एक जैसी, ऐसा नहीं कि कहीं कुछ भारी है कहीं कुछ हल्का है। एक स्फेयर है बच्चों जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 2r, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है बच्चों 2r, और यहाँ से मैंने r रेडियस का इस तरह से एक स्फेयर कट कर दिया। कितनी रेडियस का,
मैंने 2r रेडियस का स्फेयर था बच्चों, उसमें से मैंने r रेडियस का एक स्फेयर जो है बच्चों वो कट करके बाहर निकाल दिया है, और इतने पोर्शन बचेगा। ऑब्वियसली ये जो पोर्शन बचेगा बच्चों, इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। यू हैव टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। इस निकाय का बच्चों द्रव्यमान केंद्र बताइए। अब तो ये बड़ा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है बच्चों, आप स्वयं करो फटाफट वीडियो को पॉज करके, और बाद में केवल और केवल वेरीफाई करो कि आपने सही करा है कि गलत करा है। बहुत हद तक क्वेश्चन वैसा का वैसा ही, बस हल्का फुल्का डायमेंशंस में चेंज है, और हल्का फुल्का जो मटेरियल है, जो बॉडी है, उसको मैंने चेंज कर दिया। पिछली बार डिस्क थी, इस बार स्फेयर कर दिया। तो देखिए बच्चों, जब मैं इसमें करूँगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये लीजिए साहब, ये आपके पास में डिस्क है, सॉरी स्फेयर है बच्चों, जिसकी रेडियस है 2r। मैंने इतने पोर्शन को कट कर दिया, इतने पोर्शन को मैंने कट कर दिया। थोड़ा सा मैं कोशिश कर लेता हूँ कि मुझसे जितना बढ़िया सर्कल बन सके बना दूँ। अब इससे ज़्यादा बढ़िया मैं नहीं बनाऊँगा भैया, टाइम पास हो जाएगा अदरवाइज ज़्यादा आपका। ये लीजिए साहब, ये रहा, और कुछ ऐसा ले लीजिए। अब सर्कल भी थोड़ा थोड़ा बन गया वो, है ना। अब ये साहब ये रहा ओ, इसे हमने ओ नाम दे दिया। और इतने पोर्शन को मैंने क्या करा बच्चों, इतने पोर्शन, ये जो है, ये जो पोर्शन है इसको मैंने खाली कर दिया है, और बाकी में मास है बच्चों। ये लो बाकी में मास है। आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। अब एक बात फिर वही घिसी पिटी सी बोलूँगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास निश्चित रूप से इनके कॉमन डायमीटर पर होगा। क्यों कॉमन डायमीटर पर होगा? क्योंकि जितना मास ऊपर होगा उतना मास नीचे होगा। और ये भी समझ सकते हो कि सेंटर ऑफ मास अब ओ पर नहीं होगा भैया, क्योंकि इधर का मास कम पड़ गया, क्योंकि इधर खाली हो गया, और इधर मास ज़्यादा हो गया। तो समवट सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ O1 पे लाई करेगा, जिसकी पोजीशन मुझे बतानी है। अब जो पोर्शन मैंने कट करा भैया वो ये रहा, मैंने जो पोर्शन कट करके निकाला था वो ये रहा। और इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूं बच्चों, फिर वही घिसी पिटी सी बात कि अगर मैं इसमें इसको ले जाकर जोड़ दूं तो मेरे पास में जो सिस्टम बनेगा बच्चों वो ऐसा बनेगा। वो जो पोर्शन कट करके निकाला था वो ये रहा, और जो मैंने पोर्शन कट करा था भैया उसमें ये वाला मास तो ये रहा, और जो पोर्शन हमने कट किया था वो ये वाला था ना। तो चलिए थोड़ा सा और रंगीन कर देता हूँ मैं। हम लोग जनरली ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में ही ज़्यादा काम करते हो, मुझे वही ज़्यादा कन्वीनियंट जाता है। बट फिर भी अगर थोड़ा सा रंगीन पिक्चर भी देखनी हो आपको तो ये लीजिए साहब, ये रहा वो कटा हुआ पोर्शन। होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने कितनी रंगीन बना सकता था बना दी। एनीवेज, अब यहाँ हम एक काम करते हैं बच्चों, हम ये साहब ये रहा ओरिजिन ओ। अब हम सपोज कर लेते हैं लेट मास ऑफ मटेरियल जिसका वो बना है ना बच्चों, लेट मास पर यूनिट वॉल्यूम इज रो। मैं इस बार क्या करता हूँ बच्चों, पर यूनिट वॉल्यूम लेता हूँ, क्योंकि अभी तक देखिए आपका एरिया में मास था, लेकिन अब मैंने वॉल्यूम में मान लिया। कितना मान लिया बच्चों? रो। जनरली हमारी आदत होती है बच्चों, जब हमको लीनियर डेंसिटी लेनी होती है, एक लाइन में डेंसिटी लेनी होती है, तो उसे हम लोग लिखते होते हैं लेमडा से। जब एरियल डेंसिटी लिखनी होती है तो उसको लिखते होते हैं सिग्मा से, और जब वॉल्यूम डेंसिटी लिखनी होती है तो उसको हम लिखा करते हैं रो से। मैंने माना बच्चों पर यूनिट वॉल्यूम मास कितना? रो। पर यूनिट वॉल्यूम मैंने मास मान लिया रो। अब लीनियर डेंसिटी को लेमडा से, एरियल जैसा अभी तक एरियल था बच्चों तो उसको आप लोगों ने सिग्मा से रिप्रेजेंट करा, और अगर वॉल्यूम डेंसिटी है बच्चों तो वो रो से। तो हमने मान लिया इतना बच्चों। तो अब इसका मास कितना होगा? M1 वाले का मास क्या होगा बच्चों? रो इनटू कितना, पूरे स्फेयर का वॉल्यूम कितना बच्चों? 4/3 पाई r क्यूब माइनस कितना, मैंने कितनी रेडियस का कट करा बच्चों इसमें से? मैंने इसमें से r रेडियस का बोला था शायद। अगर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना भैया, मेरे को भी ध्यान नहीं है मैंने कितनी रेडियस बोली थी, क्योंकि मैंने इसमें से जो है r/2 रेडियस का कट करा है भैया, r/2 रेडियस का। अगर मैंने पहले r बोला था तो थोड़ा सा उसको करेक्शन कर लेना यार, अब चला लेना थोड़ा सा इतना तो आप लोग, क्योंकि अगर मैं r रेडियस का कट करूँगा तो फिर तो वो कैसा हो जाएगा, आप समझ ही गए होंगे मेरे ख्याल से। अगर r रेडियस का कट करा तो फिर तो वो सेंटर से ही जाएगा ना, क्योंकि इधर भी r और इधर भी r, तो r प्लस r कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। r प्लस r दोनों बाजू 2r हो जाना है, नेचुरल सी बात है। तो ये r/2 कर लेना भैया, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो जाएगा।
मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, मैं अगर क्लास में होता हूँ तो फिर मैं पूछ लेता हूँ कि अरे मैंने कितना बोला था बता दो, R/2। अब यहाँ मैं कैमरे से तो पूछ रहे सर आप। एनीवेज, सो ये बच्चों पहले वाले का मास आ गया, पहले वाले का मास आ गया। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 4π/3 कॉमन आ गया रो, और ये कितना बच्चों, ये 8r³ माइनस r³/8, कुछ ऐसी कहानी आएगी। इसमें से r³ भी कॉमन आ रहा है, चलिए निकालिए, साइड में रखिए इसको, काहे को अपन टाइम वेस्ट करें अपना। ये लीजिए अपॉन 3, और 8 8 जा 64 में से 1 जाएंगे बच्चों, 63/8 आ जाएगा। और आप चाहे तो ये 4 से भी 8 कैंसिल कर सकते हैं, पर मत कीजिए, आगे तकलीफ आएगी हमें। भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरे स्फेयर का वॉल्यूम था 4/3πr³, और r की वैल्यू 2r थी, और बाद में r/2 रेडियस का पोर्शन आपने कट कर दिया। मैंने मेरे ख्याल से बिल्कुल सही करा, 2 का क्यूब 8 होगा, इधर भी 2 का क्यूब 8 होगा, 63/8। सो ये पहले वाले का मास आ गया, एंड इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मुझे बतानी है। अब यहाँ पर दूसरा जो मास है बच्चों, दूसरा जो मास है वो कितना है, ये वाला जो मास है वो कितना है, m2। m2 की वैल्यू कितनी बच्चों, m2 की वैल्यू है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू उसका वॉल्यूम, विच इज इक्वल टू 4/3π, और कितना बच्चों, r/2 का क्यूब। ये कुछ आ गया, मतलब कितना हो गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू रो इंटू 4π/3 इंटू कितना बच्चों, r³/8। तो ये दूसरे वाले का मास आ गया। और अब दूसरे वाले मास का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी बच्चों, जब आप इसमें इसको ले जाके रख देंगे तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाया करेगा, है भाई, दूसरे वाले मास को यहाँ ले जाके रख देने पर सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। और ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू, ये डिस्टेंस तो r/2 होगी, और ये भी r, तो कुल मिलाकर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बच्चों, 3r/2, यहाँ से यहाँ तक की। 3r/2 कैसे आई, अगर नहीं समझ में आया तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये पूरी रेडियस 2r है, 2r में से इतना पोर्शन चला गया, r/2 रेडियस का पोर्शन चला गया, r/2 रेडियस का पोर्शन चला गया, तो 2r में से अगर मैंने 2r में से r/2 को माइनस कर दिया तो भैया 3r/2 आ जाएगा। x2 आ गया भैया 3r/2। तो आई वांट टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखें बच्चों, तो वही घिसा पिटा सा फार्मूला लगाना है, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, और जब इन दोनों को मिलाकर कंबाइंड सिस्टम बना देंगे बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आएगा, मतलब O पर आएगा, मतलब x बराबर 0 पे आएगा। तो ये लीजिए साहब, ये 0, और m1 कितना बच्चों, m1 की वैल्यू आप देखिए 4πr³ इंटू बच्चों 63/8। यस 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 यस, ये तो हो गया आपके पास में कौन, m1, ये m1 आया। m1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4πr³ इंटू 63/8, और इंटू x1 जो आपने निकालना है, और m2 कितना बच्चों, m2 की वैल्यू है कितनी, m2 की वैल्यू है बच्चों 4πr³/3 इंटू कितना बच्चों 1/8, और x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, x2 की वैल्यू है 3r/2। भाई ये आपके पास में m1 पूरा का पूरा जो आपके सामने यहाँ से उतार के मैंने यहाँ लिखा है, x1 मुझे मालूम करना है, m2 की वैल्यू बच्चों मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख दूँ तो 4πr³ इंटू कितना बचेगा 1/8, और इंटू x2, और अपॉन में m1 प्लस m2, और m1 प्लस m2 कितना बच्चों, m1 की वैल्यू है 4πr³ इंटू 63/8, ये तो m1 की वैल्यू, और m2 की वैल्यू बच्चों 4πr³ इंटू 1/8, यही कुछ होगा। m1 प्लस m2, एग्जैक्टली ये m1 है बच्चों और ये m2 है। अब यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये 4πr³ कैंसिल, ये 3 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल, यहाँ पर सब जगह कैंसिल हो जाएगा। ये लीजिए, अच्छा एक और बात भी तो कर सकते हो आप लोग, यहाँ पर क्या कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर 8 भी कैंसिल कर सकते हो, इधर का 8, इधर का 8, इधर का 8 और इधर का 8 कैंसिल हो जाएगा।
और डिनोमिनेटर में मेरे को वैसे भी टेंशन नहीं मारने का भैया, क्योंकि क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो जीरो हो जाएगा, और वैसे भी कुछ अपॉन कुछ लिखा है और बराबर जीरो लिखा है, मतलब कन्फर्म हो गया साहब कि जो न्यूमरेटर है वो जीरो है। तो न्यूमरेटर को जीरो कीजिए, और न्यूमरेटर को जीरो करेंगे बच्चों तो कितना होगा, दैट यू विल फाइंड इज इक्वल टू बच्चों कितना 63x1 प्लस 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 कितना बच्चों 3r/2, और यहाँ पर से बच्चों x1 की वैल्यू निकालें तो वो आएगी कितनी, -3r/2 इंटू 63, और 63 बच्चों इससे 21 टाइम्स जाएगा, 21 टाइम्स जाएगा तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -r/42। फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी भैया, माइनस का मतलब क्या, माइनस का मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो इस जगह से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाएगा, क्योंकि उधर का मास हैवी हो गया, इधर का मास हल्का हो गया, आपने इधर के मास को निकाल दिया है ना, तो भैया ये माइनस साइन आना ही है। तो मेरे ख्याल से आपको ये माइनस साइन का मतलब समझ में आ चुका होगा। और भैया मेरे ख्याल से तो मैंने सारे कैलकुलेशन सही करे, अगर कहीं कैलकुलेशन में गलती करी हो तो आप सुधार लेना, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। ये लीजिए साहब, चलिए हम इसे मिटा दें, बिल्कुल आगे बढ़ना है तो बच्चों इसे मिटाना ही पड़ेगा। तो अगर एक बॉडी में से दूसरी बॉडी को कट कर दिया जाए बच्चों, अगर एक वस्तु में से दूसरी वस्तु को निकाल दिया जाए तो हम कैसे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालते हैं, उसके लिए हम लोग उल्टा चलेंगे, और इस थ्योरम को हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम कह सकते हैं। हिंदी में कहते हैं बच्चों इसको अध्यारोपण सिद्धांत, अध्यारोपण सिद्धांत कहा जाता है। मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ूं बच्चों, और हम लोगों ने बच्चों अभी सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो हम लोगों ने देखा, लेकिन सेंटर ऑफ मास के बारे में बच्चों में इसका एक सिग्निफिकेंस आपको और बताऊं। एक एग्जांपल के तौर से बच्चों, जैसे ये एक आपके पास में एक बॉडी है, ये लीजिए एक आपके पास में बॉडी है बच्चों इस तरह की। अब ये लीजिए साहब, मैंने यहाँ पर इसमें इस तरह की कोई बॉडी है, मान लीजिए जैसे कोई हथौड़ा है आपके पास में इस तरह का, एक हैमर है, हैमर आप समझते हैं बच्चों, इस तरह का कुछ है। मैं इसे रीड्रॉ करता हूं। ये लीजिए साहब, ये ऐसा कुछ लिया मैंने, यहाँ पर एक रॉड ली। अब सपोज कीजिए बच्चों इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाया कर रहा है, अब दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आगे चल के भी हम लोग देखेंगे बच्चों और कंबाइंड सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को निकालना देखेंगे, बट सपोज कीजिए सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाया कर रहा है। अब सेंटर ऑफ मास का सिग्निफिकेंस क्या बच्चों, अगर कभी किसी बॉडी पर फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ लगे, अगर बच्चों जैसे मैं इस बॉडी पर फोर्स कैसा लगाऊं, अलोंग दिस लाइन, मैं इस लाइन के अलोंग लगाऊंगा, इस लाइन के अलोंग अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो ये क्या होगा बच्चों, दिस बॉडी विल बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगी, जैसा भी ये थी, इसी के आगे चल के यहाँ पहुँच गई, फिर इसी के चल के आगे वो यहाँ पहुँच गई। एक रफ डायग्राम बना के बता रहा हूँ बच्चों मैं आपको, मैं वो नहीं कि सब यहाँ पर डंडी बड़ी थी यहाँ पर छोटी कर दी, यहाँ और छोटी कर दी, एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। What is the significance of center of mass बच्चों, सेंटर ऑफ मास के अलोंग अगर कभी किसी में अगर आपने किसी बॉडी पे कुछ फोर्स लगाया, एंड इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, इन दैट कंडीशन बॉडी विल मूव बच्चों इन स्ट्रेट लाइन, वो एक सरल रेखा में चलेगी बिल्कुल जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन यदि मैंने इसी बॉडी पर जो फोर्स लगाया बच्चों, यही जो आपके पास में बॉडी थी, अगर मैंने इसी पर फोर्स लगाया कहीं यहाँ पर, ये लीजिए ये आपके पास में बॉडी थी, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाया कर रहा था। अब मैंने जैसा आपसे कहा कि अगर मैं फोर्स कैसे लगाता हूँ, सेंटर ऑफ मास पर ही लगाता हूँ, सेंटर ऑफ मास पर, जैसे अभी यहाँ पर ही देखिए, मैं अगर यहीं पर फोर्स लगाता हूँ, इस लाइन के अलॉन्ग लगाता हूँ, तो ये बॉडी खसक कर नीचे आ जाएगी। ये लीजिए ये बॉडी सरक कर नीचे आ गई, ये बॉडी यहाँ पर आ गई, पहले यहाँ पर थी अब यहाँ आ गई, ये लीजिए साहब इस तरह से कुछ हो गया। लेकिन यदि बच्चों मैं इसी बॉडी पर बच्चों मैं अगर फोर्स लगाता हूँ, नॉट एग्जैक्टली अलोंग सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ नहीं, समवॉट कहीं ऐसे लगाता हूँ, ऐसे फोर्स लगाता हूँ, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी बच्चों ऐसी हो जाएगी, ये देखिए ऐसी हो जाएगी साहब। अगर मैंने इस पर फोर्स जो है बच्चों वो सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई लाइन पर नहीं लगाया, समवॉट ऐसे लगाया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बच्चों ये जो बॉडी है ये इट वॉन्ट बी एग्जीक्यूटिंग ओनली ट्रांसलेटरी मोशन, ये केवल ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगी, ये साथ में रोटेशनल मोशन भी करना शुरू कर देगी।
देखिएगा बच्चों, अभी इस चैप्टर में आप लोगों को रोटेशनल मोशन के बारे में बहुत सारी बात करनी है, लेकिन सबसे पहली बात आप समझें, सबसे पहली बात बच्चों, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी में बी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, वे हम जानते हैं बच्चों। और अगर कोई पॉइंट मास है, पार्टिकल मास है, तो सेंटर ऑफ मास वहीं पर होगा जहां पर बॉडी होती है। सो इन सम केसेस सेंटर ऑफ मास इज कॉन्सेंट्रेटेड व्हाइल इन सम केसेस इट इज अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। Now if force, line of action of force is passing through the center of mass बच्चों, in that condition the body would be executing only a translatory motion। बच्चों बॉडी पर ट्रांसलेटरी मोशन होगा, अर्थात कि वो रेखिक गति करेगी बच्चों। कैसा मोशन करेगी? लीनियर मोशन। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, ये सारे केस में ट्रांसलेटरी था, इस केस में भी बच्चों ये ट्रांसलेटरी मोशन था, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस केस में ट्रांसलेटरी मोशन था, भाई बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंची, आप फोर्स लगाना कंटिन्यू रखते हैं, वो बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंची। लेकिन अगर इस केस में भी वही हो रहा, बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई, अब मेरे पास नीचे जगह नहीं, वरना मैं नीचे एक और बना देता। लेकिन अगर बच्चों लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट पास टू द सेंटर ऑफ मास, इन दैट कंडीशन बॉडी जो है बच्चों वो ट्रांसलेटरी भी मोशन करेगी, दैट वुड बी एग्जीक्यूटिंग ट्रांसलेटरी मोशन। ऐसा नहीं कि ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगी, ट्रांसलेटरी भी करेगी और रोटेशनल मोशन भी करेगी बच्चों। वो रोटेटरी और ट्रांसलेटरी दोनों तरह के मोशन एग्जीक्यूट करेगी। जैसे ये इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मान लीजिए, कहीं इन दोनों का जो है बच्चों सेंटर ऑफ मास जो है वो समवाट कहीं यहाँ लाया करता। अब अगर मैं फोर्स इसी के अलॉन्ग लगाऊंगा तो ये बिल्कुल लाइन में चलेगा। लेकिन अगर मैंने किसी और डायरेक्शन में लगाया तो फिर ये बच्चों ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा और ये साथ साथ में रोटेटरी मोशन भी करेगा। आप कोई हैमर लेके आपके घर में किसी का सर मत फोड़िएगा, चेक कर सकते हैं इस बारे में। ये तो मैंने एक हैमर वाला एग्जांपल बताया, आप कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म शेप, नॉन यूनिफॉर्म शेप, जो मर्जी मान लीजिए, यही पिक्चर आएगी। तो सेंटर ऑफ मास का एक सिग्निफिकेंस ये है बच्चों। और मतलब एक बात ये होती है कि अगर जो बॉडी सेंटर ऑफ मास वो सारे काम करता है, जब अगर मान लीजिए किसी बॉडी को आप एक पॉइंट मास मान लें, अगर एक बॉडी को आप पॉइंट मास मान लें, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं बच्चों, हम लोगों ने एनएलएम में बच्चों इस तरह के क्वेश्चन करे हैं जिसमें हमने बोला था कि बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है। तो बॉम्ब का एक्सप्लोजन एक ऐसा फिनोमेना था बच्चों जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता था, आपको ध्यान हो। अब जैसे मान लीजिए मैं किसी बॉम्ब को उठा के फेंकता हूँ, मैंने यहाँ से किसी बॉम्ब को उठा के फेंका, कोई भी बम था उसको उठा के मैंने फेंका, तो आपको पता है बच्चों वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, अब सपोज कीजिए किसी मूवमेंट पर इसका बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ और वो 2, 4, 5, 10, 15, 20 पीसेस में ब्रेक हुआ। भाई अगर बॉम्ब बीच में फूटता नहीं, बीच में फटता नहीं, तो बॉम्ब यहां से जाके यहां गिरता, प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ चलता। ये आपको पता है, उसकी रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट सब आप देख चुके हो। सो अगर मैं बॉम्ब को यहां से फेंकूंगा तो बॉम्ब यहां जाकर गिरेगा अगर वो ब्रेक नहीं होता। लेकिन साहब वो तो जाने से पहले बिखर गया, उसका एक टुकड़ा सपोज करो कोई यहाँ गिर गया, एक टुकड़ा सपोज करो कोई यहाँ गिर गया, एक टुकड़ा कहीं यहाँ जाके गिर गया, एक टुकड़ा कहीं यहाँ जाके गिर गया। इस तरह से यहाँ जाकर, यहाँ तक तो बम बेचारा पूरा बम था, लेकिन यहाँ जाकर वो बम नहीं रहा, फूट गया। तो बच्चों एक पार्टिकल यहाँ गया, एक पार्टिकल यहाँ गया, एक पार्टिकल यहाँ गया, सपोज करो एक पार्टिकल यहाँ गया। ये 3D में अलग अलग जगह पे पार्टिकल्स गिर रहे हैं, कोई आगे, कोई पीछे, कोई ऊपर, कोई नीचे। लेकिन ये जितनी भी जगह गिर रहे हैं ना बच्चों, अगर मैं इन सबका गिरने के बाद, इन सबका जब मैं सेंटर ऑफ मास निकालूंगा बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास यहीं आएगा जहां पहले उसने गिरना चाहिए था। अगर वो ब्रेक नहीं होता तो पूरा का पूरा बॉम्ब यहां जाकर गिरता, ब्रेक हो गया तो बॉम्ब बेचारा यहाँ गिरने से रहा, टुकड़े हो गए, एक कोई इधर गया, कोई एक इधर गया, कोई किधर गया, कोई किधर गया। तो ये कुल मिलाकर ये जितने भी टुकड़े होंगे, 5, 10, 15, 20, 100, 1000, जितने भी टुकड़े होंगे बच्चों, एक बात आप सर्टेनिटी के साथ में समझ लीजिए कि जो उन सबका जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों, वो वहीं आएगा जहां पहले था। मतलब सेंटर ऑफ मास बिल्कुल वही सारा काम करता है जैसा कि एक पॉइंट मास। अगर एक पॉइंट मास होता तो वो यहीं जाकर गिरता, टुकड़े हो गए, अलग अलग जगह गिरे, लेकिन उन सब पीसेस, जितने भी पीसेस बने बच्चों, उन सबका सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो वहीं आएगा जहां पर पूरे के पूरे बॉम्ब ने एक पार्टिकल के रूप में गिरना था। होप आपको ये बात समझ में आई है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। इस पर एक हम सम कर लेते हैं, आसान सा, थोड़ा सा फंडा क्लियर हो जाएगा।
और फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है आप क्वेश्चंस करो। आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लो बेटा, एक बात होती है कई बार कि हम लोग थ्योरी बहुत पढ़ने में बिलीव करते हैं, बट फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी, इवन मैथमेटिक्स में भी मैंने देखा लोगों को थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी पढ़ के कमांड नहीं होती बच्चों, कमांड होती है आपके कॉन्सेप्ट से। और आप इतना आश्वस्त रहिए पूरी तरह से कि आपने अगर लेक्चर अटेंड कर लिया है मेरा, तो आपको कहीं से कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपको यहाँ पर मालूम पड़ेगा कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं। अगर आपसे प्रॉब्लम नहीं बन पा रही, मतलब आपने लेक्चर को ध्यान से अटेंड नहीं करा, कहीं ना कहीं कुछ बात मेरे समझाने में या आपके समझने में कम पड़ गई है। एनीवेज, मैं इसे मिटा दूं बच्चों, और मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं। चलिए, हमने एक बॉम्ब लिया, उसको मैंने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 45 डिग्री के एंगल पे फेंका। एक बॉम्ब लिया बच्चों मैंने, उसको मैंने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 45 डिग्री के एंगल पे फेंका, और वो बॉम्ब दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। रास्ते में वो बॉम्ब कहीं दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया जिनके मासेस के रेशो है 1:3। वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया जिनके मासेस के रेशो कितना है बच्चों, 1:3। और एक पार्ट जो है बच्चों, एक पार्ट दोनों में से जो लाइटर पार्ट है, जो दोनों में से जो लाइटर पार्ट है, वो जहां से आपने फेंका था वहां से 30 मीटर की डिस्टेंस पर गिरा हुआ मिला। लाइटर पार्ट जो है बच्चों, वो कितनी डिस्टेंस पर गिरा हुआ मिला, 30 मीटर पर, जहां से आपने फेंका था वहां से। हैवियर पार्ट कहां मिलेगा बताइए। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। एक बॉम्ब है बच्चों जिसको मैंने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 45 डिग्री के एंगल पे फेंका। रास्ते में हवा में वो कहीं ब्रेक हो गया दो पार्ट्स में जिनके मासेस के रेशो 1:3 है। लाइटर पार्ट बच्चों जहां से फेंका था वहां से 30 मीटर की डिस्टेंस पर पाया गया। हैवियर पार्ट कहां मिलेगा बताइए। पॉज करके बच्चों करिए। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर वही जो आपको मैं फंडा समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी सी बातें बच्चों और इन्हीं पर आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बना करती हैं। अब आप जब इसको फेंकेंगे, अगर ये बॉम्ब कहीं नहीं गिरता, मतलब बीच में कहीं फूटता नहीं, अगर ये फूटता नहीं तो इसकी रेंज क्या आती है बच्चों, कितनी डिस्टेंस पर जाकर गिरता है। ये रेंज का फार्मूला आप लोग जानते हैं बच्चों, दैट इज यू स्क्वायर sin 2θ/g, ऐसा कुछ आएगा। और u की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20 है। और बाई चांस थीटा तुमको इतना आसान दिया है कि तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ये लो 45 डिग्री रख दो भैया, और अपॉन जी की वैल्यू 10, ऐसा 9.8 होती है, 10 रख दो। तो ये तो हो गया भैया sin 90, और sin 90 की वैल्यू 1। कुल मिलाकर आप देखिए ये कितना आ रहा है बच्चों, 40 मीटर। 40 मीटर आ गया। आप वेरीफाई कर लीजिएगा। मतलब अगर ये बॉम्ब कहीं जाकर नहीं गिरता, अगर मतलब कहीं जाकर नहीं टूटता, तो कितनी डिस्टेंस पर जाकर गिरता, पूरा का पूरा बॉम्ब जो है बच्चों वो यहाँ से 40 मीटर की डिस्टेंस पर जाकर गिरता कहीं यहाँ पर। अगर मैं इसको बीच में कहीं विस्फोट नहीं होने देता, कहीं मैं इसको फूटने फटने नहीं देता, तो भैया ये 40 मीटर की डिस्टेंस पर जाकर गिरता। लेकिन अब हुआ ये कि ये कहीं बीच में जाके टूटा, यहाँ सपोज करो यहाँ जाकर बॉम्ब विस्फोट हो गया, और उनमें से एक पार्ट कहीं यहाँ जाकर गिरा, उनमें से एक पार्ट जो है वो कहीं यहाँ जाकर गिर गया। कितने डिस्टेंस पर गिर गया, 30 मीटर के डिस्टेंस पर। ये लीजिए 30 मीटर की डिस्टेंस पर गिर गया। तो दूसरा पार्ट कहाँ गिरेगा। अब दूसरा पार्ट कहाँ गिरेगा भैया मुझे नहीं पता। मैं दूसरा पार्ट जो है मैं मान लेता हूँ कि साहब वो जो सेकेंड वाला पार्ट है, वो सेकेंड वाला पार्ट सपोज कीजिए कहीं यहाँ जाकर गिरता है। ये लीजिए सेकेंड वाला पार्ट जो है साहब वो कहीं यहाँ जाकर गिरता है। और अब इनके रेशो क्या है बच्चों, 1:3 ना। और लाइटर पार्ट कौन सा होगा, ऑब्वियसली 1 वाला। तो लाइटर पार्ट बच्चों अगर यहाँ गिरा तो हैवियर पार्ट कहीं यहाँ गिरेगा। और लाइटर पार्ट का मास मैं अगर m सपोज कर लेता हूँ तो हैवियर पार्ट का मास 3m होगा। लाजमी है बिल्कुल भाई, रेशो ऑफ देयर मासेस इज 1:3। तो अगर पहला मास है बच्चों m तो दूसरा मास है 3m। ये कुछ आएगा। अब हैवियर पार्ट की पोजीशन आपसे पूछिए, हैवियर पार्ट की पोजीशन पूछिए कि हैवियर पार्ट कितनी डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा। सो मैं मान लेता हूँ साहब वो x2 पोजीशन पर जाकर गिरा। लेट मी सपोज कि उसकी पोजीशन जो है साहब वो x2 है। अब क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है बच्चों, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालें तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन क्या बच्चों, m1 प्लस m2। और m1x1 कितना बच्चों, पहला वाला मास कितना, पहला वाला मास है m, उसकी पोजीशन कितनी है बच्चों, अगर मैं इसे ओरिजिन मान के चलता हूँ तो पहला वाला मास यहाँ से कितने डिस्टेंस पर गिरा, 30 पर। दूसरा वाला मास वही आपको बताना है, उसका मास कितना दूसरा वाला मास है बच्चों 3m, उसकी पोजीशन है x2, और x2 की वैल्यू आपको बतानी है।
ये लीजिए, और अपॉन m प्लस 3m, ये लीजिए। और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या बच्चों, सेंटर ऑफ मास देखिए, अगर ये बॉम्ब बीच में कहीं एक्सप्लोड नहीं होता, इफ इट वुड नॉट हैव बीन एक्सप्लोडेड somewhere in between air, so the total bomb would have been fallen here, पूरा बॉम्ब यहाँ पर गिरा होता बच्चों। सो पूरे बॉम्ब की मतलब कुल मिलाकर अभी भी जब ये बिखरेंगे तो बिखरने के बाद भी स्टिल इनका सेंटर ऑफ मास वहीं आएगा बच्चों जहाँ पर पूरा बॉम्ब एज अ कंपोजिट मास गिरता। तो पूरे बॉम्ब के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी आएगी बच्चों, दैट यू सी, वो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि पूरा बॉम्ब कितनी डिस्टेंस पर जाकर गिरता है, 40 पर। तो बस अब आपको सिंपल कैलकुलेशन लगाना बच्चों, m m m m कैंसल, एंड दिस इज 40 इंटू 4 वुड बी इक्वल टू बच्चों 30 प्लस 3x2, ये लीजिए। आई रिपीट, ये m m m m कैंसल, और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 4 को मैं यहाँ ले आया, 40 इंटू 4 और इज इक्वल टू 30 प्लस 3x2, 44 जा 160, 160 में से 30 जाएंगे बच्चों 130 इज इक्वल टू 3x2 आएगा। x2 की वैल्यू आप निकालेंगे बच्चों, दैट यू वुड सी इज 43.3, कितना आ रहा है 43.3। सो मतलब जहाँ पर आपका जहाँ से आपने बॉम्ब को फेंका था, जहाँ से आपने बॉम्ब को फेंका था वहाँ से 43.33 मीटर के डिस्टेंस पर हैवियर वाला मास जो है बच्चों वो गिर जाएगा। सिंपल सा फंडा मुझे आपको बताना था बच्चों कि सेंटर ऑफ मास जो है वो सारे काम वही करेगा जैसा कि अभी तक आपके पास में एक सिंगल पार्टिकल करा करता था। तो अभी तक जितना कुछ आप लोगों ने पढ़ा बच्चों वो पॉइंट मास के लिए पढ़ा, लेकिन अब वो सब कुछ आप एक नॉन पॉइंट मास के लिए, एक जाइंट बॉडी के लिए भी पढ़ पाओगे, बशर्ते सारा का सारा काम मास पूरी बॉडी का लीजिए, लेकिन जो पोजीशन लेनी है, जो वेलोसिटी लेनी है, जो एक्सीलरेशन लेना है, वो बच्चों आप सेंटर ऑफ मास का लें। ये कुछ है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और सेंटर ऑफ मास का मैंने आपको एक सिग्निफिकेंस तो बताया कि सेंटर ऑफ मास के अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं अलोंग अ लाइन, जबकि लाइन ऑफ एक्शन बच्चों सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो, तो उस केस में body will execute translatory motion only. But if the line of action of that force doesn't pass through the line center of mass, in that condition the body would be executing translatory motion along with the rotatory motion. Body translatory rotatory दोनों तरह के मोशन एग्जीक्यूट करेगी, ये आप लोग देख चुके हैं बच्चों। अब जो है एक और बात मैं आपको बताता हूं। देखिए सेंटर ऑफ मास के फंडे को जरा हम समझते हैं हुआ क्या। भाई ये एक पेन है विच इज़ ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑलमोस्ट, आप देख रहे हैं हर जगह इसकी थिकनेस एक जैसी है, थोड़ी सी यहाँ पर बच्चों ये इसके कारण थिकनेस बढ़ गई है, अदरवाइज इट इज़ एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। अब बच्चों अगर मैं इस पेन को यहाँ से पकड़ूँ तो ये नीचे गिर जाएगा। भाई अगर मैंने इसको यहाँ से पकड़ा तो ये ऐसे नीचे गिरेगा। अब मैं बच्चों अगर इसको यहाँ से ले जाके पकड़ूँ, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूँ तो ये इधर नीचे गिरेगा। आई रिपीट, मैं इस पेन को बच्चों अगर यहाँ से होल्ड करूँ तो ये नीचे गिरेगा। मैं अगर इस पेन को यहाँ से होल्ड करूँ तो ये नीचे गिरेगा। लेकिन अगर मैं उसको यहाँ से होल्ड करूँ तो नीचे नहीं गिरेगा, ना इस तरफ ना इस तरफ। एक केस समझिए बच्चों, आप यहाँ पर आपके पास में ये एक रॉड है बच्चों यूनिफॉर्म थिकनेस की, और सपोज करो मैंने इस किसी एक्सिस पर इसको पिवोटेड कर रखा है, इस किसी एक्सिस पर बच्चों मैंने इसको क्या कर रखा है, अब पिवोटेड कर रखा है, बांध रखा है। और हम लोग जो है बच्चों यहाँ पर इसको यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं इसके ऊपर कोई हैवी मास रखता हूँ तो ये रॉड जो है बच्चों ये ऐसी बेंड हो जाएगी। भैया अगर मैंने इसको रखा तो ये रॉड ऐसी बेंड हो जाएगी। और एक बात और मैं करूं, अगर मैं इसी मास को अभी जैसे मैंने ये मैंने एक्सेस थी और ये मेरी रॉड थी जिसको मैंने रख रखा था, अब बच्चों अगर इस मास को मैं यहाँ रखूं तो ये रॉड और ज़्यादा बेंड हो जाएगी। आप जितनी ज़्यादा दूर रखेंगे इस मास को, इसको बेंड करना आपके लिए उतना आसान रहेगा। भाई देखिए मैंने इसको यहाँ से पकड़ रखा है, और मैं इस पर अगर यहाँ से फोर्स लगाऊँ तो ये बेंड होगी। लेकिन अभी जितनी ताकत मुझे यहाँ लगाना पड़ी, अगर मैं यहाँ लगाऊँ तो मेरे लिए और भी आसान है। जितना दूर रहूंगा बच्चों मेरे लिए इसको घुमाना उतना ही आसान होगा, इसको टर्निंग देना मेरे लिए उतना ही आसान होगा। एक कॉमन एग्जांपल, आप सभी के घरों में आप लोग दरवाजे में जो हैंडल होता है आप देखते हैं, हैंडल बच्चों जब हमने यहाँ पर ये जैसे ये एक मान लीजिए हिंजेस है, यहाँ पर आपने दरवाजे को, ये डोर को बांध रखा है। अब आप कभी भी देखेंगे बच्चों तो ये जो हैंडल होता है वो हमेशा कॉर्नर में लगा होता है।
हैंडल जो होता है बच्चों वो हमेशा कॉर्नर में लगा होता है। आप किसी भी घर में देखिए, हम हैंडल को कॉर्नर में ना लगाते हुए बीच में लगा दें, बीच में लगा दें, हैंडल को बीच में लगा दें, कितना सुंदर दिखेगा, दिखेगा। और हैंडल बिल्कुल सिमेट्रिक, इधर भी बराबर बराबर। लेकिन आपने सुंदरता की तरफ ध्यान नहीं दिया। हर बार सुंदरता की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार दिखने में चीज़ें जितनी सुंदर होती है उतनी होती नहीं है। तो अंदरूनी सुंदरता को जरा अपन देखें बच्चों, तो यहाँ क्या होता है, हम लोग हैंडल को यहाँ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ जितनी दूर रहेगा बच्चों, यहाँ पर आपने हिंजेस बांध रखे हैं, यहाँ पर हिंजेस बांध रखे हैं। जो हम दरवाजे में जो आप जिसको हिंज बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, उसको हिंदी में बोला करते हैं कब्जे। कब्जे मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, भारतवर्ष में सभी प्रांतों में शायद कब्जों के नाम से बोला जाता हो, अदरवाइज किसी और नाम से भी बोला जाता हो। तो अंग्रेजी में तो भैया उसे हिंज ही कहा जाता है। एनीवेज, सो बच्चों ये हिंजेस हैं, ठीक है। अब अदरवाइज ये हिंगे एक सरनेम हो जाता है, महाराष्ट्रियन लोगों का सरनेम होता है। एनीवेज, तो ये बच्चों हिंजेस हो गए। अब क्या हुआ, आप दरवाजे हमेशा कोने पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि कोने पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपको वहां से इसको घुमाने में आसानी रहती है। भाई यहाँ पर दरवाजा हिंजेस कर रखा है, अब मैं यहाँ से उसको अगर पुश या पुल करूंगा तो मेरे लिए रिलेटिवली आसान है। लेकिन अगर मैं बीच में कर दूंगा तो मेरे लिए थोड़ा सा वो कठिन हो जाएगा। बिल्कुल कॉर्नर पर रखूंगा तो आसान, बिल्कुल आसान हो जाएगा। सो वही बात है बच्चों यहाँ पर भी कि अगर ये जैसे मैंने मांस रखा तो ये इसको घुमाएगा, और अगर मैंने इसको दूर रखा तो और आसान होगा, और अगर मैंने यहाँ कर दिया तो और झट से ही घूम जाएगा। ये किसी भी मास की घुमाने की बच्चों उसकी टर्निंग इफेक्ट देने की टेंडेंसी है, टर्निंग इफेक्ट देने की इसकी टेंडेंसी है। और इसी टेंडेंसी को बच्चों हम लोग एक नाम दिया करते हैं मोमेंट, मोमेंट ऑफ मास। इसे हम क्या बोला करते हैं बच्चों? मोमेंट ऑफ मास। मोमेंट ऑफ मास से मतलब क्या होता है? टर्निंग एबिलिटी। इसका अगर मैं सिग्निफिकेंस बोलूं बच्चों, देन आई वुड से दिस इज द टर्निंग एबिलिटी ऑफ ए मास, ऑफ ए मास। किसी भी मास की बच्चों जो टर्निंग एबिलिटी होती है कि वो कितनी आसानी से किसी बॉडी को घुमा सकती है, उससे हम बोला करते हैं टर्निंग एबिलिटी। क्या कहा करते हैं उसको बच्चों? टर्निंग एबिलिटी। अब यहां पर जरा समझिएगा, अब ये टर्निंग एबिलिटी जो होगी नेचुरल सी बात होगी बच्चों, दिस टर्निंग एबिलिटी और मोमेंट जो होगा बच्चों दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू द मास। नेचुरल सी बात है, आप इस पे हल्का मास रखोगे तो इसको घुमाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर भारी मास रख दोगे, अगर मान लीजिए इस रॉड पर मैं लाइट मास रखता हूं तो उतनी अच्छे से नहीं घूमेगी, लेकिन अगर मैंने हैवियर मास रख दिया तो सट से घूम जाएगी। सो दिस टर्निंग एबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास। सेकेंडली, दिस टर्निंग एबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस कम रखेंगे तो एबिलिटी कम रहेगी, डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो और ज़्यादा रहेगी, और ज़्यादा रखेंगे तो टर्निंग एबिलिटी और ज़्यादा रहेगी। सो दिस टर्निंग एबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये जो आर है बच्चों, इस डिस्टेंस को हम लोग आर्म लेंथ भी कह सकते हैं। ये जो डिस्टेंस थी ना, जिस डिस्टेंस पर आपने मास को ले जाके रखा था, जिस डिस्टेंस पर आपने इस मास को ले जाके रखा था बच्चों, दिस डिस्टेंस कैन आल्सो बी टर्म्ड एज आर्म लेंथ। सो ये जो घुमाने की जो टेंडेंसी है बच्चों, या जो उसका जो मोमेंट है, वो कुल मिलाकर किस तरह से डिफाइंड होता है? जो मोमेंट होता है बच्चों किसी भी मास का, या जो उसका टर्निंग इफेक्ट है, या जो उसकी टर्निंग एबिलिटी है, दैट इज इक्वल टू बच्चों मास इनटू डिस्टेंस। मास इनटू डिस्टेंस। मास ज़्यादा तो उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी बच्चों, डिस्टेंस ज़्यादा तो भी उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अगर कम मास है तो टेंडेंसी कम, मास ज़्यादा तो टेंडेंसी ज़्यादा, डिस्टेंस कम तो एबिलिटी कम, डिस्टेंस ज़्यादा तो भी एबिलिटी ज़्यादा। सो बच्चों ये जो मोमेंट होता है मास इनटू डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। ये जो होता है बच्चों, ये मास इनटू डिस्टेंस के क्या होता है? प्रोपोर्शनल, समानुपाती। मास कम, टेंडेंसी कम, एबिलिटी कम, मास ज़्यादा, डिस्टेंस एबिलिटी ज़्यादा, डिस्टेंस कम, एबिलिटी कम, डिस्टेंस ज़्यादा, एबिलिटी ज़्यादा। तो ये होता है बच्चों टर्निंग इफेक्ट। अब क्या हुआ, ये रॉड पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और सभी पार्टिकल्स की भाई सभी पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ मास है। मैं इस रॉड के बारे में बात करूं, इस रॉड के बारे में बात करूं, ऐसा तो नहीं है कि पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी, बनी तो पार्टिकल से मिलकर है। एंड एवरी पार्टिकल हैज सर्टेन मास एंड एवरी मास हैज सर्टेन टेंडेंसी ऑफ टर्निंग। हर मास की बच्चों टर्न करने की एक टेंडेंसी है। अभी क्या हुआ साहब, जब आपने इसको देखें तो यहां पर जैसे मैंने इसको यहां से होल्ड किया, सपोज कीजिए मैंने इसको यहां से होल्ड किया, या मैं डायग्राम बना के बताता हूं, शायद आपको इधर से इतना क्लियर नहीं हो पाए। भाई यहां पर ये आपके पास में एक रॉड है, ऑब्वियसली इस रॉड पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब मैंने अगर इस रॉड को यहाँ पर होल्ड किया तो इधर के मासेस की भी टर्निंग एबिलिटी है, इधर के मासेस की भी टर्निंग एबिलिटी है।
समझ सकते हैं आप भाई, इधर के मासेस इसको इधर घुमाएंगे और इधर के मासेस इसको इधर घुमाएंगे। भाई मास तो नीचे आना चाहेंगे ना, तो अगर मैंने यहाँ पर पकड़ा तो इधर के मासेस इसको इधर लाना चाहेंगे और इधर के मासेस इसको इधर लाना चाहेंगे। ऑब्वियसली यहाँ मासेस ज़्यादा है, यहाँ मासेस कम है, इसलिए यहाँ की एबिलिटी ज़्यादा है और यहाँ की एबिलिटी कम है, इसलिए कुल मिलाकर ये ऐसे आएगी। और अब मैं अगर इसी रॉड को बच्चों यहाँ पे से होल्ड करूँ तो यहाँ के मासेस इसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे और यहाँ के मासेस भी नीचे लाने की कोशिश करेंगे। भाई इफ आई एम होल्डिंग फ्रॉम हियर, दीज मासेस विच आर लाइंग ऑन दिस साइड विल ट्राई टू रोटेट दिस रॉड इन दिस वे, while these masses will try to rotate in this way। इस तरह से रोटेट करना चाहेंगे। सो चूंकि इधर के मासेस ज़्यादा थे इसलिए कुल मिलाकर एबिलिटी इधर आएगी। सो रॉड जो है बच्चों वो इधर आ जाएगी। लेकिन बीइंग अ सिमेट्रिक रॉड, अगर मैं इसको ठीक इसके सेंटर से करूं तो जैसी एबिलिटी इधर आएगी वैसी ही एबिलिटी इधर आएगी और फाइनली द रॉड वुड नॉट रोटेट। रॉड विल नॉट रोटेट because now the rod is hinged or is pivoted at its center of mass exactly। so ये center of mass की एक और प्रॉपर्टी है बच्चों, या इसकी आप डेफिनेशन बोल दीजिए या उसकी प्रॉपर्टी बोल दीजिए कि अगर किसी बॉडी को हम सेंटर ऑफ मास से होल्ड कर लें, if any body, not necessarily rod is the simplest example which I could take शायद, इसलिए मैंने ये ले लिया। तो रॉड पे अगर मैंने इसको सेंटर ऑफ मास पर जाकर होल्ड किया तो वहां जाकर क्या होगा बच्चों, उसकी जो टर्निंग इफेक्ट है या जो टोटल मोमेंट्स है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, नेट मोमेंट जो आता है बच्चों वो जीरो आता है। व्हाट आई कैन से, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट नेट मोमेंट और यू से व्हाट इज नेट मोमेंट, और यू से बच्चों नेट टर्निंग इफेक्ट जो आएगा, टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग एबिलिटी आप बोल दीजिए। अभी आगे चल के हम लोग इस बारे में और भी पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग टॉर्क वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तब टॉर्क है, कपल है, इन सब के बारे में बात करेंगे। सो नेट मोमेंट जो है बच्चों या नेट टर्निंग इफेक्ट जो है बच्चों या टर्निंग एबिलिटी जो आएगी, नेट मोमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अबाउट center of mass is zero। इसके अबाउट नेट टर्निंग कितनी होगी बच्चों, जीरो। इफ यू होल्ड इट फ्रॉम हियर, it would be turning in this way। if you hold it from here, it would be turning in this way। but if you hold it exactly at the center of mass, what turning effect can be produced by these masses, the same turning effect could be produced by these masses, so the rod would not be turning at all। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों ये द्रव्यमान केंद्र का एक और गुण प्रगुण है बच्चों कि इस बिंदु के सापेक्ष अगर आपने इस बिंदु पर जाकर उसको पकड़ा तो नेट टर्निंग इफेक्ट जो होगा बच्चों वो उसका जीरो होगा, शून्य होगा, सिफर होगा। और इसी पर बच्चों बेस्ड मैं आपको अभी हमने जो ये सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करी है उसी पर बेस्ड बच्चों मैं आपको इसका जो है डेरिवेशन करके बताता हूं। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मोमेंट क्या, मास की घुमाने की टेंडेंसी। ऑब्वियसली कम मास की टेंडेंसी कम होगी, ज़्यादा की ज़्यादा, और डिस्टेंस कम पे रखोगे तो टेंडेंसी कम, ज़्यादा डिस्टेंस पे रखोगे तो टेंडेंसी ज़्यादा। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो नेट मोमेंट होता है बच्चों वो जीरो होता है। और इसी बेसिस पर हम लोग इसका बड़ा छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, एक मास आपके पास में m1 और एक मास बच्चों आपके पास में m2, और सपोज कीजिए बच्चों ये आपके पास में जो है ओरिजिन है बच्चों, ये x = 0, इसकी पोजीशन x1, इसकी पोजीशन x2, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन समवाट को यहाँ आ रही है बच्चों, ये लीजिए सेंटर ऑफ मास का यहाँ आ रहा है। अब हम लोग जो है बच्चों इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं इस वाले मास का मोमेंट देखूं तो वो ऐसा होगा। भाई अगर मैं सेंटर ऑफ मास पर इसको होल्ड कर लूं तो ये वाला मास इसको ऐसा ले जाना चाहेगा और ये वाला मास इसको ऐसा ले जाना चाहेगा। बट सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अब देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी बच्चों xcm - x1। भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस xcm है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 है।
सो ऑब्वियसली बात है बच्चों, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो XCM माइनस X1 होगी, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखी जाए तो बच्चों वो X2 माइनस XCM होगी। अब देखिए इसके अबाउट बच्चों इसका मोमेंट ऐसा और इसका मोमेंट ऐसा। सो अब नेट मोमेंट कितना आएगा बच्चों, नेट मोमेंट अगर मैं निकालूं तो M1 का कितना आएगा, M1 का आएगा बच्चों XCM माइनस X1। इसका मोमेंट ऐसा आएगा ऐसा मोमेंट भाई, ये इसको ऐसा घुमाना चाहेगा। और M2 वाले का कितना आएगा बच्चों, M2 वाले का आएगा M2 इंटू कितना बच्चों, X2 माइनस XCM, ये आएगा। आई रिपीट भैया, M1 वाले का भाई आपने देखा ना अभी मोमेंट क्या था, मोमेंट जो था बच्चों वो M इंटू आर था। M क्या, मास, और R क्या, आर्म लेंथ, एज आई टोल्ड। M बच्चों मास है और R जो है वो आर्म लेंथ है। तो पहले वाले का मास M1 और उसकी आर्म लेंथ कितनी आ रही है इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसकी आर्म लेंथ कितनी आ रही है बच्चों, XCM माइनस X1। ये M2 मास और इसकी आर्म लेंथ कितनी आ रही है बच्चों, X2 माइनस XCM। और एक बच्चों इसमें से रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, और चूंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए मैं माइनस कर सकता हूं, और हम लोग जानते हैं बच्चों नेट मोमेंट ऑफ एनी मास अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो, चूंकि जीरो है देयरफॉर आई कैन से दिस। भाई पहले वाले M1 वाले का मोमेंट ऐसा, दूसरे वाले का ऐसा, माइनस साइन इसलिए लगा दिया है मैंने क्योंकि एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा और एक क्लॉकवाइज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज वाले को मैंने प्लस माना तो क्लॉकवाइज वाले को माइनस मानूंगा, और नेट मोमेंट एज वी हैव सीन इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा। अब यहां से क्या आएगा बच्चों, दिस इज M1 इंटू XCM माइनस M1 X1 माइनस M2 X2 माइनस माइनस प्लस बच्चों M2 XCM इज इक्वल टू कितना बच्चों, 0। तो ये कुछ कहानी आ जाएगी बच्चों, M1 XCM माइनस M1 X1 माइनस M2 X2 माइनस माइनस प्लस M2 XCM, ये कुछ आ गया। और यहाँ से बच्चों मैं अगर इसकी पोजीशन और निकालूं तो अब ये माइनस वालों को मैं RHS पे ले जाता हूँ, माइनस वालों को RHS पे ले जाता हूँ बच्चों, तो M1 प्लस M2 इंटू XCM ये कुछ आएगा, और इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में M1 X1 प्लस M2 X2, ये लीजिए साहब, और इधर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, XCM इज इक्वल टू कितना, M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2, ये लीजिए साहब, ये आपके पास में किसकी पोजीशन आ गई, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने यहाँ पर बच्चों नेट मोमेंट के फंडे से किया, इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को निकालने के लिए बच्चों और भी मेथड्स हो सकती हैं। स्कूल लेवल पे, बोर्ड लेवल पर तो ये वाली मेथड मैं अगर आपको बोलूं बच्चों तो ये टीचर्स को पसंद नहीं आएगी जनरली, वो लोग तो वो एब इनिशियो मेथड यूज़ क्या करते हैं, मैं भी आपको वो एब इनिशियो मेथड आपको बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, बट ये एक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है बच्चों, कॉन्सेप्चुअल डेरिवेशन है कि आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर नेट मोमेंट निकालते हो बच्चों, परिणामी आघूर्ण आप निकालते हो तो वो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि उसके बाद नेट रोटेशन की जो टेंडेंसी होगी बच्चों वो 0 होगी। वहां से अगर आपने होल्ड किया तो फिर उसमें रोटेटिंग इफेक्ट, नेट टर्निंग इफेक्ट जो होगा बच्चों वो 0 होगा। रिपीट, ये M1 मास था बच्चों, ये M2 मास था, इससे मैंने ओरिजिन लिया, सपोज कीजिए इसकी पोजीशन X1 है, वो X2 है बच्चे, ये X1 है, सेंटर ऑफ मास का यहाँ आया, X2 ये आया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाले तो ये माइनस ये कर देंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये माइनस ये, और बच्चों M1 उसको घुमा रहा है एंटी, अब मैं इफ आई hold it from here, in that condition this M1 would try to rotate in anti-clockwise, this mass would try to rotate in clockwise, M1 का मोमेंट इतना आएगा, M2 का मोमेंट इतना आएगा, एक को प्लस एक को माइनस लिखा, नेट मोमेंट को 0 कर दिया, 0 कर दिया बच्चों, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाले। तो ये एक तरीका है बच्चों इसको करने का। सेंटर ऑफ मास बच्चों कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा सा टॉपिक, और अभी हमको इस पर काफ़ी कुछ और भी करना बाकी है। पर मैं आपको ये बोलता हूँ बच्चों, जब भी ये कोई लेक्चर हो जाता है तो कोशिश ये करो कि एक बार लेक्चर को वापस अगले लेक्चर पे जाने से पहले पुराने लेक्चर को एक बार फिर से पेज आपने कॉपी में लिखा हो तो एक बार उनको दोहरा लो, फिर अगले पे जाओ, तब जाकर आपको पिछला लेक्चर ज़्यादा अच्छे से दिमाग में स्टोर भी हो पाएगा।